कोई आदमी आगे आया। वो एक आदमी था जो सड़कों पर जॉगिंग करने निकला हुआ था। उसका नाम था जुइंगोंग। कोरियन में इसका मतलब होता है प्रोटैगनिस्ट, यानी कहानी का मेन कैरेक्टर। उसके पेरेंट्स ने यह नाम इस उम्मीद में रखा था कि वो बड़ा होकर कोई इंपॉर्टेंट इंसान बनेगा। वो एक दुकान में घुसा जहां लगभग हर कोई उसे पहचानता था। बचपन से ही लोग उसके नाम की वजह से उसे चिढ़ाते थे, लेकिन उसे कभी फर्क नहीं पड़ा। वैसे भी उसे किसी चीज का मेन कैरेक्टर बनना था ही नहीं। वो एक गेम स्टोर था। उसने ब्लॉन्ड क्लर्क से कहा कि उसके साथ मजाक करना बंद करे और पूछा कि नया गेम आया क्या। क्लर्क ने पहले से ही उसके लिए एक कॉपी बचाकर रखी थी। वो लोग नाइट सागा के रीमेक के बारे में बात कर रहे थे, जिसका नाम था नाइट सागा री। इसकी कहानी ह्यूमंस और डीमंस के बीच की लड़ाई पर बेस्ड है। प्लेयर चूज कर सकता है कि वो ह्यूमन हीरो लॉक बने या डीमन किंग के बड़े बेटे जेफर रैग्नारोस। गेम प्ले एडवेंचर करने और मिशंस कंप्लीट करने के इर्द गिर्द घूमता है। बचपन में उसने ये गेम 10 बार से भी ज्यादा कंप्लीट किया था, इसीलिए उसे इसके बारे में सब कुछ पता था। ये उन शुरुआती गेम्स में से एक था जो वीआर के मेन स्ट्रीम होने के बाद रिलीज हुए थे। इंगोंग फिर घर पहुंचा। उसने तुरंत गेम कार्ड निकाला, वीआर हेडसेट पहना और गेम को कंसोल में डाल दिया। वो लोड होने का इंतजार करने लगा। उसने सोचा था कि आज बस आराम से सिर्फ 8 घंटे गेम खेलेगा। कुछ ही सेकंड बाद वो सीधे गेम के अंदर पहुंच गया। आंखें खोलते ही उसने देखा कि छत से धूप अंदर आ रही है। वो पहले से ही गेम के अंदर था, एक बेड पर उठ रहा था। लेकिन एक चीज उसे परेशान कर रही थी, उसे अपना कैरेक्टर पहचान में नहीं आ रहा था। दरवाजे के बाहर से किसी ने पूछा कि क्या वो अभी भी सो रहा है। एक ऑगर ने टेंट के कपड़े वाले दरवाजे से झांककर उसे चिल्लाते हुए बाहर आने को कहा, क्योंकि उन्हें बहुत काम करना था। वो हैरान था कि सब कुछ कितना रियल लग रहा था, और उसने गेम के ग्राफिक्स की तारीफ की। ऑगर कंफ्यूज्ड हो गया। तभी उसे एहसास हुआ कि वो उनसे बात भी कर सकता है। ये देखकर वो शॉक हो गया, क्योंकि एड्स में कभी इस फीचर का जिक्र नहीं था। उसने ओगर से उसका नाम पूछा। वो ओगर थोड़ा हैरान सा दिखा कि उसे इतनी जल्दी भूल गया, और बोला कि उसका नाम करक है। फिर करक ने उसे प्रिंस शुत्रा कहकर बुलाया और कहा कि सब लोग उसका इंतजार कर रहे हैं। इंगोंग को आखिर याद आ गया कि शुत्रा इग्नोस कौन था। वो डीमन किंग का 9वां बेटा था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो शुत्रा के रूप में क्यों खेल रहा है, जबकि गेम में ऐसा कोई ऑप्शन था ही नहीं। उसने हाथ हिलाकर स्टेटस विंडो खोलने की कोशिश की, और वो सच में खुल गई। उसने सोचा शायद फर्स्ट रन में उसे जबरदस्ती शुत्रा के रूप में खेलने को दिया गया है। यहां तक कि नॉर्मल एनपीसीज के भी हर स्टैट में कम से कम 10 पॉइंट्स थे, लेकिन उसके पास हर जगह सिर्फ 5 ही थे। एक प्रिंस के लिए ये बहुत ही लो था। उसने डिसाइड किया कि अपने स्किल्स चेक करता है। उसके पास कॉन्क्वेस्ट लेवल 1 पर था और प्रोटैगनिस्ट सेटिंग एडजस्टमेंट भी लेवल 1 पर था। इंगोंग पसीना पसीना होने लगा, क्योंकि वो सोचने लगा कि प्रोटैगनिस्ट सेटिंग एडजस्टमेंट का मतलब कहीं वही तो नहीं जो वो सोच रहा है। तभी कैरेक ने फिर से कपड़े वाले दरवाजे से झांक कर उसे चिल्लाया कि बाहर आओ। वो बाहर गया और उसकी आंखें फटी रह गईं। ओगर सोल्जर्स पहले से लाइन में खड़े थे, उसका इंतजार करते हुए। उसने कैरेक से पूछा कि माहौल इतना टेंस क्यों लग रहा है, जैसे वो लोग किसी वॉर की तैयारी कर रहे हो। कैरेक ने उसे बेवकूफ़ी बंद करने को कहा और आगे बढ़ने को बोला। उन्हें स्कारलेट लाइटनिंग के हरामियों को खत्म करना था। ये सुनकर उसका चेहरा उड़ गया। उसे पता चला कि ये उनकी पहली लड़ाई होने वाली है। वो पैनिक करने लगा। अभी तक उसने ट्यूटोरियल तक नहीं किया था, क्योंकि स्कारलेट लाइटनिंग ट्राइब के ऑर्क्स ने एक मिलिट्री फोर्स बना ली थी अपराइजिंग के लिए। उससे उम्मीद की जा रही थी कि वो 7वें प्रिंस और 8वें प्रिंसेस के साथ मिलकर इस सिचुएशन को हैंडल करेगा। वो कंफ्यूज हो गया कि वॉर के लिए सिर्फ 10 लोग ही क्यों जा रहे हैं। करक ने कहा कि वो ये सब उसे कल ही समझा चुका है, ये बस एक पेट्रोल है। कैरिक ने फिर पूछा कि क्या उसने कुछ अजीब खा लिया है, क्योंकि वो बहुत अजीब बिहेव कर रहा है। हमारे एमसी ने एक स्क्रीन खोली। जैसा उसने सोचा था उसमें मिनी मैप मौजूद था। इससे चीज़ें काफ़ी आसान हो गई, इसीलिए उसने डिसाइड किया कि इसे हमेशा ओपन रखेगा। फिर उसने मैप पर एक हिडन पाथ नोटिस किया और सोचा कि यह शायद कोई इवेंट होगा। कैरिक ने अपना मैप चेक किया, लेकिन कहा कि अगर वो उस रास्ते से जाएंगे तो बहुत समय लग जाएगा। तब हमारे एमसी ने उसे कहा कि वो उसके पीछे आए, क्योंकि उसे एक फास्टर रास्ता पता है। तो सब लोग आगे बढ़ गए। उन्होंने झाड़ियों को पार किया, फिर एक पथरीले पहाड़ पर चढ़ाई शुरू की।
जैसा कि एक शॉर्टकट के लिए एक्सपेक्टेड था। हमारा एमसी तो पहले ही थका हुआ लग रहा था, लेकिन आखिरकार वो लोग जंगल के अंदर छिपे एक दरवाजे तक पहुंच गए। वो पत्थर का बना हुआ था और उसमें 2 हैंडल्स थे। वो अभी भी सांस संभाल ही रहा था कि उसने करक को पूछते सुना कि उसे इस जगह के बारे में पता कैसे चला। फिर उसने ये भी पूछ लिया कि क्या वो कोई मेज है, लेकिन उसने बस कैजुअली जवाब दिया, एज इफ। तभी ओगर ने उसका पीला पड़ा चेहरा देखा और पूछा कि वो ठीक है या नहीं। हमारे एमसी को उम्मीद नहीं थी कि लेवल 1 का कैरेक्टर इतना अनफिट होगा। उसने कहा, पहले ये चेक करो कि दरवाज़ा खुलता है या नहीं। लेकिन तभी कुछ हुआ जिससे वो रुक गया और उसका शरीर चमकने लगा। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। फिर सिस्टम ने उसे बताया कि वो अभी लेवल अप हो गया है। उसे यकीन ही नहीं हुआ कि सिर्फ चलने से उसका लेवल बढ़ गया। ऊपर से उसके सारे स्टैट्स में 2-2 पॉइंट्स बढ़ गए और उसे 2 एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी मिले। ये तो पागलपन था, उसने धीरे से कहा। तभी एक आवाज ने उसका ध्यान खींचा। कैरिक ने उसे जल्दी आने को कहा तो वो वहां गया और देखा कि दरवाज़ा पहले ही खुल चुका था। उसे नहीं पता था अंदर क्या हो सकता है, लेकिन कम से कम वो अकेला नहीं जा रहा था। और सबसे इंपॉर्टेंट, उसके पास प्रोटैगनिस्ट का प्लॉट आर्मर था। आगे का रास्ता अंधेरा था। करक ने अंदाजा लगाया कि ये केव ड्वार्व्स ने खोदी होगी। इंगोंग हैरान हो गया। उसे लगा था कि यहाँ ड्वार्व्स होते ही नहीं है। ओगर ने क्लैरिफाई किया कि अब नहीं है, लेकिन पहले हुआ करते थे। हमारे एमसी ने फिर पूछा कि क्या वो डिमोनिक रेल्म छोड़कर कहीं और चले गए या क्या, लेकिन करक को इसका कोई आइडिया नहीं था। फिर सब अचानक रुक गए जब उन्होंने रास्ते में एक ट्रेजर चेस्ट और इधर उधर फैला हुआ इक्विपमेंट देखा। गोल्ड देखते ही बोगस की आंखें चमक उठीं और उन्होंने ड्वार्व्स को बेवकूफ कहा कि अपने वेपन्स ऐसे ही छोड़ गए। उन्होंने सब कुछ उठाना शुरू कर दिया, चाहे वो कितना भी भारी क्यों न हो। वहीं दूसरी तरफ हमारा एमसी गहरी सोच में चला गया। सिस्टम ने उसे बताया कि उसका लेवल, स्ट्रेंथ और मैजिक अभी इतना नहीं है कि वो उन आइटम्स को यूज कर सके, लेकिन इंगोंग ने डिसाइड किया कि वो फिर भी इन्हें उठाएगा। वो बाद में इन्वेंट्री में स्टोर करने का तरीका ढूंढ लेगा। उसने एक आइटम पर टैप किया, उसे लेने के बारे में सोचते हुए। फिर वो आइटम गायब हो गया और सीधे उसके इन्वेंट्री विंडो में दिखाई देने लगा। इससे उसे समझ आ गया कि उसे बस किसी चीज को छूकर उसे लेने के बारे में सोचना है, बस वो इन्वेंट्री में आ जाएगी। अचानक उसने मैप पर कुछ नोटिस किया। उसने तुरंत सबको चिल्लाकर कहा कि पीछे हट जाओ, लेकिन जब सब उसकी तरफ देखने लगे तब तक उन्होंने आगे की दीवार को क्रैक होते हुए नोटिस ही नहीं किया। अगले ही पल धमाका हुआ, दीवार फट गई। एक ओगर वहीं गिर गया और अंदर से एक ऑर्क बाहर निकला। इन ऑर्क्स को लीड कर रहा था स्कारलेट लाइटनिंग ट्राइब का जनरल काइचन। वो लोग पहले से यही इंतजार कर रहे थे कि ये लोग इसी रास्ते से आएंगे। ऑर्क्स ने तुरंत हमला बोल दिया। ओगर्स को बेरहमी से काटा जाने लगा। वो अपनी पूरी ताकत से लड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हमारा एमसी वहीं जड़ होकर खड़ा रह गया। वो सोचने लगा कि क्या करे, और उसके दिमाग में आया कि किल स्टील करके एक्सपीरियंस ले ले। तो वो धीरे से एक ऑर्क के पास गया जो एक ओगर से लड़ रहा था और उस पर वार किया, लेकिन उसकी तलवार वहीं टूट गई। वो बिल्कुल चुप हो गया, शॉक में। ऑर्क उसकी तरफ मुड़ा और उस पर गुर्राने लगा। वो अपनी जान बचाकर भागा और ऑर्क उसके पीछे भागने लगा। भागते भागते वो ठोकर खाकर गिर गया, सीधा जमीन पर। उसका हेल्थ गिरकर 1/5 रह गया, जबकि मैजिक अभी भी 5/5 था। अब उसके पास कोई मूव नहीं बचा था। वो बस चिल्लाने लगा जैसे ही ऑर्क उसकी तरफ बढ़ा, लेकिन तभी एक ऑगर ने बीच में आकर उस अटैक को रोक लिया। उसे राहत मिली जब उसने देखा कि वो कैरक था। कैरक ने उसे डांटते हुए पूछा कि वो क्या कर रहा है और तुरंत हिलने को कहा। कैरक और वो ऑर्क फिर से तलवारें भिड़ाने लगे। इंगोंग के हाथ अभी भी कांप रहे थे। फिर उसने खुद को याद दिलाया कि ये बस एक गेम है। उसने डिसाइड किया कि आज के लिए बहुत हो गया। ये बहुत डरावना था। उसने सिस्टम पैनल खोला जिसमें उसके स्टैट्स दिख रहे थे। वो बार बार चेक करता रहा। उसमें उसके स्किल्स भी दिखने चाहिए थे, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। तभी उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है। गेम बंद करने का कोई ऑप्शन ही नहीं था। उसी पल उसे समझ आया, शायद वो सच में इस गेम के अंदर फंस गया है। बाकी सब लोग अभी भी लड़ रहे थे। तभी काइचन उसकी तरफ बढ़ने लगा। काइचन ने हवा में कई पत्थर उठा लिए और सीधे हमारे एमसी की तरफ फेंक दिए। इंगोंग तो बिल्कुल मरना नहीं चाहता था, लेकिन पत्थर आकर उसके शरीर पर कई जगह लग गए।
दर्द उसके पूरे शरीर में बिजली की तरह दौड़ गया। फिर एक जोरदार धमाका हुआ। वो मुश्किल से होश में था, हांफते हुए सांस ले रहा था। धुंधली नजर से उसने काइचन को अपनी तरफ आते देखा। वो थी काइचन की तलवार जो उस पर गिर रही थी। उसका हेल्थ गिरकर 0 हो गया, 0/15। शुत्रा की कॉन्शियसनेस एक खानी सी जगह में पहुंच गई। उसे बिल्कुल नहीं पता था कि वो कहाँ है। उसे बस इतना याद था कि ऑर्क्स ने उसे खत्म कर दिया था। ये सोचकर वो डर गया कि शायद वो सच में मर चुका है। अचानक एक सुनहरी रोशनी दिखाई दी। फिर किसी की आवाज आई जिसने कहा कि वो इस जगह का फेडेड एग्जिस्टेंस है। एक औरत उसके सामने प्रकट हुई और उसने कहा, कॉन्कर करो, एनस्लेव करो और फिर रूल करो। वो पूरी तरह कंफ्यूज था और अगले ही पल वो औरत गायब हो गई। उधर बैटलफील्ड में ऑगर्स ऑर्क्स के सामने बुरी तरह दब रहे थे। काइचन वापस मेन फोर्स की तरफ चलता हुआ गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि वो लोग इतनी कम संख्या में यहां आएंगे। या तो वो अनजान थे या बेवकूफ। उसने अपनी आर्मी से कहा कि टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं, सबको खत्म कर दो। तभी उसकी नज़र एक अजीब सी चीज पर पड़ी, जैसे कोई अवेकनिंग हो रही हो। और उसके शौक के लिए वो शुतरा था। शुतरा का शरीर सुनहरी रोशनी छोड़ रहा था। उसे ये भी इंफॉर्मेशन मिली कि उसने टेलीकाइनेसिस लेवल 1 अक्वायर कर लिया है। उसे खुद नहीं पता था कि उसने ये कब सीखा। तभी उसका ध्यान एक और चीज पर गया। उसके पास एक सब क्लास था, नाइट ऑफ कॉन्क्वेस्ट लेवल 1। काइचन ने तुरंत अपनी आर्मी को आदेश दिया कि उस कमीने को मार डालो। नए प्रिंस को देखा और तुरंत सबको आदेश दिया कि प्रिंस की रक्षा करो। उसने जोर देकर कहा कि प्रिंस को किसी भी हालत में नुकसान नहीं होना चाहिए। शूत्रा खड़ा होकर ये सब लड़ाई देख रहा था। फिर उसने अपना स्क्रीन चेक किया। उसे पता था कि नाइट ऑफ कॉन्क्वेस्ट नाइट्स की अवेलेबल क्लासेस में से नहीं था, तो वो समझ नहीं पा रहा था कि ये उसके पास क्यों है। उसके शरीर से एक जबरदस्त एनर्जी निकलने लगी। ये एहसास उसे जाना पहचाना लगा, जैसे वो इसे हमेशा से जानता हो। स्पेल्स उसके दिमाग में गूंजने लगे। अब उसकी आंखों में डर नहीं था, सिर्फ डिटर्मिनेशन था। उसने इनकैंटेशन शुरू किया। द पावर ऑफ कॉन्क्वेस्ट शैल बी द पावर ऑफ अ किंग अंडर द किंग्स बैनर। और फिर उसने एक जबरदस्त सुनहरी रोशनी के साथ वार किया जो सीधे ओगर्स पर जा गिरा। अंडर द किंग्स बैनर एक लेवल 11 का कॉन्क्वेस्ट स्किल था जो एक तय एरिया के अंदर एलाइज को बफ देता है। ओगर्स खुशी से चिल्ला उठे। उन्हें अपनी ताकत बहती हुई महसूस हो रही थी। उनका जोश अचानक कई गुना बढ़ गया और वो दुश्मनों को साफ करने के लिए टूट पड़े। उन्होंने अपने मुक्कों से लड़ना शुरू कर दिया। एक के बाद एक ऑर्क्स गिरते गए। काइचान हिल गया। उसे समझ ही नहीं आया कि ये अचानक इतने ताकतवर कैसे हो गए। उसे ये सब बिल्कुल बेतुका लगा। फिर उसकी नज़र शूत्रा पर पड़ी और उसे समझ आ गया कि असली सोर्स वही है। उसने तुरंत शूत्रा पर हमला किया ताकि उसे रोका जा सके, लेकिन शूत्रा अपनी जगह से हिला तक नहीं। कारक ने उन पत्थरों को बीच में ही तोड़ दिया जो उसकी तरफ आ रहे थे। उनकी टीमवर्क देखकर साफ लग रहा था कि दोनों परफेक्टली सिंक्ड हैं। शूत्रा ने कारक को बफ किया और उसे काइचान पर चार्ज करने को कहा। काइचान डर गया। उसे बचने का मौका ही नहीं मिला। कारक ने एक ही वार में उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। ऑर्क आर्मी का मोरल वही टूट गया और वो भागने लगे, लेकिन ओगर्स ने किसी एक को भी भागने नहीं दिया, सबको खत्म कर दिया। सिस्टम ने शूत्रा को नोटिफाई किया कि जनरल के मेरिट्स किंग को मिलेंगे। साथ ही उसे कई नोटिफिकेशंस मिले कि उसका लेवल बढ़ गया है। वो अंदर से बहुत खुश था। कैरिक ने उसे नोटिस किया और सोचने लगा कि आखिर ये ताकत उसे मिली कहाँ से। उसे भी ये देखकर अच्छा लग रहा था। फिर उसकी नज़र प्रिंस पर गई और उसने मान लिया कि ये सब उसी की वजह से हुआ। सब लोग वापस कैंप लौट आए। शूत्रा अपने टेंट में था और वो स्ट्रेस में था क्योंकि मेन्यू में लॉगआउट बटन ही नहीं था। उसने खुद को जबरदस्ती शांत करने की कोशिश की। उसके दिमाग में 2 पॉसिबिलिटीज आईं। पहली, वो वर्चुअल रियलिटी के अंदर फंस गया है। उसने सोचा कि रियल वर्ल्ड में कोई क्रिटिकल बग हुआ होगा, और अगर ऐसा है तो शायद अगली अपडेट में ठीक हो जाएगा। दूसरी पॉसिबिलिटी, जो सुनने में पागलपन लगती है, ये गेम नहीं है बल्कि असली रियलिटी है। उसने ये सोचना शुरू किया कि शायद वो सच में गेम की दुनिया में आ गया है, या किसी ऐसी दुनिया में जो उससे मिलती जुलती है, क्योंकि यहाँ का एनवायरनमेंट पूरी तरह रियल लग रहा था और एनपीसीज भी ऐसे बिहेव कर रहे थे जैसे असली इंसान, पूरी बातचीत के साथ। सबसे ज्यादा शॉकिंग बात यह थी कि यहाँ कोई मोज़ेक सेंसरशिप नहीं था। उसने खुद चेक करके कंफर्म किया अपने जेनिटल्स देकर।
इन सब बातों ने उसे यकीन दिला दिया कि वो सच में किसी दूसरी दुनिया में है। मरने का ख्याल उसे डराने लगा, लेकिन वो उस रिस्क को लेना नहीं चाहता था। फिर उसने खुद को संभाला और सोचा, कम से कम वो कोई ऑर्क या ओगर नहीं है, बल्कि एक प्रिंस है जो लिटरली गोल्डन स्पून के साथ पैदा हुआ है। तभी क्लैरिक उसके टेंट में आया और पूछा कि क्या उसके पास थोड़ा समय है। उसे ये एक्सपेक्ट नहीं था। क्लैरिक ने उससे स्पैरिंग मैच की रिक्वेस्ट की। उसने पूछा क्यों। क्लैरिक ने समझाया कि क्योंकि अब वो उसका लीडर बनने वाला है, तो उसकी स्वॉर्ड्समैनशिप लेवल जानना जरूरी है ताकि फ्यूचर के लिए तैयारी की जा सके। उसने पूछा कि क्या ये सच में जरूरी है। क्लैरिक ने उसकी तरफ तलवार फेंकी और कहा कि टेंशन मत लो, वो जितना हो सके होल्ड बैक करेगा। शूद्रा हंस पड़ा और बोला कि ये बात किसी प्रिंस से कहने वाली नहीं है। फिर वो उस पर चार्ज कर गया और कहा कि सीरियसली लड़ो। क्लैरिक ने खुद को तैयार किया। जैसे ही तलवार उस पर लगी, दोनों कंफ्यूज हो गए। क्लैरिक वहीं खड़ा रहा और शूद्रा लगातार उसे मारता रहा। शूद्रा इरिटेट होने लगा क्योंकि उसके वार का कोई असर ही नहीं हो रहा था। तब क्लैरिक ने काउंटर किया और प्रिंस को कुछ कदम पीछे धकेल दिया। अगले ही पल शूद्रा गिर गया। क्लैरिक घबरा गया और पूछा कि वो ठीक है या नहीं। शूद्रा ने कहा कि उसे अचानक इतना जोर से नहीं मारना चाहिए था। अचानक सिस्टम ने शूद्रा को नोटिफाई किया कि उसने बेसिक स्वॉर्ड्समैनशिप एक्वायर कर लिया है। वो सोच में पड़ गया, ये कब हुआ। फिर उसे एक बात समझ आई, टेलेकिनेसिस के साथ भी यही हुआ था। उसे एहसास हुआ कि शायद वो स्किल्स तब सीख रहा है जब वो खुद अपने शरीर से अटैक्स को एक्सपीरियंस करता है। क्लैरिक ने कहा कि मैच यहीं खत्म करते हैं और चलो खाना खाते हैं, लेकिन शूद्रा अभी रुकना नहीं चाहता था। उसने फिर से कॉम्बैट स्टैंस लिया और बोला, अब तो बस शुरुआत है। वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ फिर से अटैक करने दौड़ा। क्लैरिक ने उसका वार आसानी से डिफ्लेक्ट कर दिया, लेकिन इस बार उसने नोटिस किया कि शूद्रा की मूवमेंट्स पहले से बेहतर हो गई हैं। उसे ये सोचकर हैरानी हुई कि शुरू में वो इतना बेकार कैसे था और अब अचानक इम्प्रूव कैसे कर रहा है। उसे यकीन नहीं था कि उसका स्किल अचानक इतना बेहतर हो सकता है। जब क्लैरिक ने अटैक किया तो शूद्र पीछे हट गया। उसके चेहरे से लग रहा था कि वो सच में इस लड़ाई को एंजॉय कर रहा है। उसने क्लैरिक से उसके अटैक्स के बारे में पूछा, फिर उसका लेवल भी पूछा। क्लैरिक ने बताया कि आखिरी बार जब उसने चेक किया था तो वो लेवल 81 पर था। ये सुनकर शूद्रा ने अपना लेवल चेक किया। उसे पूरा भरोसा था कि वो जल्दी ही उससे बराबरी कर लेगा। इस दुनिया के हर इंसान का लेवल होता है। फर्क बस इतना है कि वो लोग अपने लेवल को सीधे स्टेटस में नहीं देख सकते जैसे वो देख सकता है। उन्हें उसके लिए इवैल्यूएशन स्पेल इस्तेमाल करना पड़ता है। मतलब साफ है कि उसके पास स्टेटस देखने और एक्स्ट्रा पॉइंट से खुद को बूस्ट करने का जो सिस्टम है वो बहुत बड़ा एडवांटेज है। हमारा एमसी अटैक करता रहा। क्लैरिक थोड़ी देर के लिए सच में सरप्राइज हो गया। शूद्रा को अब लगने लगा था कि वो सिर्फ स्ट्रांग ही नहीं बनेगा, बल्कि दूसरों से कहीं ज्यादा तेजी से स्ट्रांग बनेगा। नाइट सागा के डीमन आर्क में जेफर की कहानी दिखाई जाती है, कैसे वो अपने सिबलिंग्स को पीछे छोड़कर डीमन किंग बनता है। एंडिंग तक बहुत सारे एपिसोड्स हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट वही है, जेफर अपने सारे सिबलिंग्स को मार देता है डीमन किंग बनने के लिए। यह कीवर्ड है सारे, मतलब शूद्रा भी मारा जाएगा। अभी टाइमलाइन ईयर 512 पर चल रही थी, तो उसके पास उस इवेंट से पहले अभी टाइम था। उसे सबसे पहले उसी को रोकना था और उसका सबसे सीधा तरीका था जेफर से ज्यादा स्ट्रांग बनना। तभी क्लैरिक उसके पास आया और पूछा कि वो यहाँ क्या कर रहा है। वो उसे हर जगह ढूंढ रहा था। शूद्रा ने पूछा क्यों, क्या हुआ। क्लैरिक ने कहा, क्या वो भूल गया कि मीटिंग है। सब लोग टेंट के अंदर उसका इंतजार कर रहे हैं। शूद्रा अंदर गया और 2 लोगों के साथ बैठ गया, लेकिन वो थोड़ा अनकंफर्टेबल लग रहा था। उसने कैजुअली कहा कि वो लोग जल्दी आ गए। 7वें प्रिंस क्रिस मूनलाइट ने पूछा कि वो अचानक इतना पोलाइट क्यों हो रहा है। उसने उसे कहा कि आराम से बात करे, आखिर वो सिबलिंग्स हैं। 8वीं प्रिंसेस केटलिन मूनलाइट पूरी तरह अग्री नहीं कर रही थी, क्योंकि ये उनकी पहली मीटिंग थी। लेकिन क्रिस ने इंसिस्ट किया कि शूद्रा उन्हें उनके नाम से बुलाए। ये दोनों एला मूनलाइट के बच्चे थे, जो चौथी क्वीन थी और लायनथ्रोप्स की क्वीन भी। गेम में भी ये दोनों काफी हेडेक थे, लेकिन मैसेकर वाले दिन से 1 साल पहले ही ये दोनों जेफर और डेमन किंग के बाकी बच्चों के हाथों मारे जाते हैं। इसकी वजह थी केटलिन मूनलाइट के जन्म का एक सीक्रेट। वो एक बास्टर्ड डॉटर थी। उसने शूद्रा से पूछा कि उसने उनके प्लान फॉलो किए बिना उन लोगों से लड़ाई क्यों की। उसने पहले ही उसे कहा था कि सिर्फ पेट्रोल पर जाना है। शूद्रा ने एक्सप्लेन किया कि उसे ये एक्सपेक्ट नहीं था कि दुश्मन उस तरफ से आएंगे। केटलिन ने उसे ध्यान से देखा और पूछा कि वो कहीं इंजर्ड तो नहीं है। फिर उसने कहा कि उसे केयरफुल रहना चाहिए
क्योंकि वो उनमें सबसे कमजोर है। शुत्रा कंफ्यूज हो गया, उसे समझ नहीं आया कि वो उसकी इतनी चिंता क्यों कर रही है। वो सोचने लगा कि डेमन किंग के बच्चे कब से इतने क्लोज हो गए। क्रिस ने भी जोड़ दिया कि अगर उसने फिर से कुछ रिस्की किया तो उसे अच्छी खासी डांट पड़ेगी। शुत्रा को यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो लोग सच में इतने काइंड हो सकते हैं। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आया। लायनथ्रोप्स में बहुत से लोग ऑरा यूज करते हैं, शायद उनकी नेचुरल लाइफ फोर्स की वजह से। तो उसने सोचा क्यों ना वो भी वही तरीका इस्तेमाल करे जिससे वो स्किल्स सीख रहा है, और ऑरा भी जल्दी सीख ले। उसने कहा कि उसे उनसे एक फेवर चाहिए। उसने सीधा पूछ लिया, क्या वो लोग उस पर ऑरा से अटैक कर सकते हैं? दोनों एकदम स्टन रह गए। उनका जवाब बस इतना था, क्या? उधर शाम के समय पहाड़ों में ऑर्क्स को खत्म किया जा रहा था। ऑगर्स पूरी ताकत से लड़ रहे थे। तभी एक बड़ा ऑगर तेजी से आगे बढ़ा। उसके पीछे छोटे ऑगर्स खुशी से चिल्ला रहे थे। उसने एक ही वार में कई ऑर्क्स को खत्म कर दिया। एक दुश्मन ने उस बड़े ऑगर पर वार करने की कोशिश की, जिससे उसके हाथ पर हल्की सी चोट आई। ऑगर ने उसे घूरा इतनी डरावनी नजर से कि वो दुश्मन वहीं डर गया। अगले ही पल उसने उसे मारा और उसका शरीर टुकड़ों में बिखर गया। फिर उसने अपनी आर्मी को चिल्लाकर कहा, सबको खत्म कर दो। उसने वादा किया कि जो सबसे ज्यादा किल्स करेगा उसे रिवॉर्ड मिलेगा। ये सुनकर सब और भी जोश में आ गए और पूरी ताकत से लड़ने लगे। शुत्रा की कॉन्शियसनेस फिर से एक खाली वॉइड में चली गई। वहां उसने वही देवी जैसी दिखने वाली औरत देखी, लेकिन इस बार उसके साथ और भी लोग थे। उसने पूछा कि ये लोग कौन हैं, क्योंकि उसे नाइट सागा में ऐसे कैरेक्टर्स याद नहीं थे। वो औरत उसके पास आई और उसे सुनहरी रोशनी में घेर लिया। अगले ही पल वो अपने बिस्तर पर जाग गया, पूरी तरह कंफ्यूज्ड। उसे लगा शायद ये सब सिर्फ एक सपना था। तभी अचानक कैरिक उसके बिल्कुल सामने आ गया और पूछा कि वो उठ गया क्या। वो चौंक गया। उसने शिकायत की कि उसने उसे डरा दिया, लेकिन कैरिक ने कैजुअली कहा कि वो बिल्कुल ठीक लग रहा है। फिर कैरिक ने पूछा कि उसने प्रिंसेस से उसे मारने के लिए क्यों कहा था। उसने इतना इंसिस्ट किया कि आखिर में वही हुआ जो हुआ। तभी कैरिक ने नोटिस किया कि उसका शरीर हल्का सा ग्लो कर रहा है। शुत्रा ने ऑरा लेवल 1 हासिल कर लिया था। वो अपने शरीर से निकलती हुई ऑरा को साफ महसूस कर सकता था। कैरिक ने पूछा, क्या वो ऑरा से हिट होकर ही ऑरा अवेकन कर सकता है? शुत्रा ने सीधा जवाब देने के बजाय थोड़ा वेग रिप्लाई दिया। फिर कैरिक ने पूछा कि क्या इसी वजह से वो लाइटनिंग ट्राइब के साथ लड़ाई में अचानक इतना एनर्जेटिक हो गया था? शुत्रा ने जवाब दिया, हाँ। कैरिक ये सुनकर काफी इंप्रेस्ड लगा। शुत्रा ने पूछा कि जब वो सो रहा था तब कुछ हुआ क्या? कैरिक ने बताया, हाँ, मेन फोर्स ने लाइटनिंग ट्राइब को हरा दिया। शुत्रा कंफ्यूज हो गया। उसे लगा था कि सिर्फ क्रिस, केटलिन और वो ही स्कारलेट लाइटनिंग ट्राइब को खत्म करने आए थे। कैरिक ने कहा, इतनी बड़ी ट्राइब को सिर्फ 3 लोग कैसे खत्म कर सकते थे? इससे शुत्रा ने पूछा, तो लीड कौन कर रहा था? कैरिक ने बताया, जनरल बांडल। ये सुनकर शुत्रा हैरान रह गया। जनरल बांडल उस दुनिया के सबसे ताकतवर लोगों में से एक था। जब इंगोंग पहले ज़ेफर बनकर गेम खेलता था तो उसे बांडल एक सबॉर्डिनेट के तौर पर बहुत पसंद था। उसे बैंडल के बारे में सब कुछ पता था। उसे किस तरह के रिवॉर्ड्स पसंद हैं, क्या खाना पसंद है और उसकी एबिलिटीज़ क्या है। लेकिन सबसे ज़रूरी बात यह थी कि उसे अपनी तरफ लाने का असली तरीका क्या है, उसे ड्यूअल में हराना। अगर उसे इतना सब पता है तो वो ज़ेफर से पहले ही बैंडल को अपना सबॉर्डिनेट बना सकता है। शुत्रा ने सोचा, ट्राई करना बनता है। वैसे भी उसके पास अभी काफ़ी टाइम है। उसने टारगेट सेट कर लिया, केटलिन के कैंप में ही बैंडल को अपनी साइड में लाना है। केटलिन और क्रिस दोनों शॉक में थे, क्योंकि शुत्रा ने सिर्फ एक दिन में ऑरा एक्सपल्शन का पहला लेवल अचीव कर लिया था। शुत्रा अंदर ही अंदर स्मर्क कर रहा था। उसके लिए ये ऑब्वियस था, क्योंकि उसने अपने सारे पॉइंट्स ऑरा में डाल दिए थे। ये कोई रैंडम या रैश डिसीजन नहीं था। ऑरा ओवरऑल फिजिकल एबिलिटीज को बूस्ट करता है, इसलिए ये टेलीकिनेसिस से कहीं ज्यादा यूजफुल था। क्रिस को यकीन नहीं हो रहा था। उसने सोचा शायद ये इसलिए है क्योंकि शुत्रा एक गंधर्वा है। उसने पूछा, क्या वो अंडरग्राउंड मैप भी बना सकता है? शुत्रा टेक्निकली नहीं कर सकता था, लेकिन उसके पास मिनी मैप तो था ही। उसने पेन और पेपर मांगा। कुछ देर बाद उसने मैप बना लिया। क्रिस ने देखा और वो उसके मैप से कहीं ज्यादा डिटेल था। उसने शुत्रा को जीनियस कह दिया, क्योंकि स्कारलेट लाइटनिंग ट्राइब के जो लोग उन्हें मिले थे वो सब मर चुके थे। इसलिए उन्हें यह नहीं पता चलेगा कि इन लोगों को अंडरग्राउंड टनल्स के बारे में जानकारी है। क्रिस ने सोचा, अगर वो इस इन्फो का इस्तेमाल करे
तो वो एनिमीज को एम्बुश कर सकते हैं। और इसी के साथ उनके पास शूत्रा के लिए एक और काम भी था। उस बातचीत के बाद शूत्रा बाहर निकल गया। अब वो कारक और उनकी आर्मी के साथ था। उन्हें फिर से एरिया पेट्रोल करने का काम दिया गया था। शूत्रा ने सोचा ये चॉइस इसलिए है क्योंकि वो अपने सिबलिंग्स में सबसे छोटा है। कारक ने कहा अच्छी बात है कि अब उनके पास रीइंफोर्समेंट्स है। शूत्रा ने माना कि ये सब उनकी मेहनत की वजह से पॉसिबल हुआ है। तभी अचानक उनके सामने दो लोग रोब्स पहने हुए प्रकट हुए। वो केटलिन और उसकी अटेंडेंट थी। शूत्रा ने पूछा ये डिस्गाइज किस लिए? केटलिन ने उसे चुप रहने को कहा। वो सीक्रेटली उसका पीछा कर रही थी, बस प्रिकॉशन के तौर पर अगर कुछ गलत हो जाए। लेकिन वो तभी इंटरवीन करती जब सिचुएशन बहुत खतरनाक हो जाती, क्योंकि ये जीत, ये अचीवमेंट शूत्रा की ही होनी चाहिए थी। उसे यकीन ही नहीं हुआ कि केटलिन उसे इतना सपोर्ट कर रही है। उसके दिमाग में तो सीधा आया ये लड़की थोड़ी स्टूपिड है क्या? तभी सैरा, जो उसकी अटेंडेंट थी, उसने अपना इंट्रोडक्शन दिया। शूत्रा ने भी कैजुअली कहा कि उससे मिलकर अच्छा लगा। केटलिन ने साफ बोल दिया कि वो लोग अपने हिसाब से पीछे पीछे आएंगे, इसलिए उन्हें इग्नोर करे और अपने स्काउटिंग पर फोकस रखिए। सब लोग केव के अंदर गए। अंदर अंधेरा था, लेकिन वो चलते रहे। जितने भी कमरे मिले सब पूरी तरह खाली थे। सबको ये अजीब लगा, आखिर कौन अपनी जगह छोड़ते वक्त अपनी वैल्यूबल्स नहीं ले जाता। उन्होंने सोचा शायद ड्वार्फ्स सब कुछ अपने साथ ले गए होंगे। ये सुनकर शूत्रा ने पूछा कि पिछली बार जो वैल्यूबल्स मिले थे उनका क्या? कारक ने बस इतना कहा कि शायद वो वैल्यूबल्स के कैटेगरी में आते ही नहीं थे। वो और अंदर बढ़ते गए। अचानक कारक को महसूस हुआ कि कुछ उनकी तरफ आ रहा है। शूत्रा ने भी वो आवाज सुन ली। उसने तुरंत मिनी मैप चेक किया और उसे अंदाजा हो गया कि क्या आने वाला है। उसने जल्दी से इन्वेंट्री खोला और फ्लैश स्पेल वाला आइटम निकाल लिया, जस्ट इन केस। फिर उसने सबको आदेश दिया कि जब वो सिग्नल दे तो सब अपनी आंखें बंद कर ले। सब लोग रेडी हो गए। अचानक अंधेरे में कई आंखें चमकने लगी। फिर रॉक स्पाइडर्स बाहर रेंगते हुए आने लगे। ये वो मॉन्स्टर्स थे जो केव्स में अक्सर मिलते हैं। हमेशा झुंड में आते हैं और इनके पास बहुत स्ट्रॉन्ग पैरालिसिस पॉइजन होता है। जैसे ही शूत्रा ने उन्हें देखा, उसने तुरंत चिल्लाया, आंखें बंद करो। उसने पोशन हवा में फेंका। वायर टूटते ही तेज रोशनी फैल गई। स्टोन स्पाइडर्स अंधे हो गए। क्योंकि ये क्रीचर्स पूरी तरह अंधेरे में रहते हैं, इसलिए लाइट पड़ते ही ये बेकार हो जाते हैं। शूत्रा ने तुरंत अटैक का आदेश दिया। सबको खत्म करो। ओगर्स टूट पड़े। उन्होंने स्पाइडर्स को मुप्पो से कुचल दिया और पूरी तरह ओवरपावर कर दिया। शूत्रा दूर खड़ा ये सब देख रहा था। उसे पता था स्टोन स्पाइडर्स हमेशा ग्रुप में रहते हैं और हर ग्रुप का एक लीडर होता है। उसने कारक से कहा कि वो उसके साथ चले। उन्हें बॉस को ढूंढना है। दोनों बैटलफील्ड को पार करते हुए सीधे बॉस की तरफ बढ़े। वो बाकी स्पाइडर से काफी बड़ा था। कारक उस बड़े स्पाइडर पर सीधे चार्ज कर गया और उसके सिर पर वार किया, लेकिन वो खुद ही कंफ्यूज रह गया। उसका बाहरी खून एक्सोस्केलेटन इतना सख्त था कि अटैक का कोई असर ही नहीं हुआ। शूत्रा को तभी याद आया, एक्स या नॉर्मल हथियार इससे पेनिट्रेट नहीं कर सकते। इसकी असली वीकनेस फायर है। लेकिन उसके पास अभी फायर मैजिक नहीं था। बॉस और ज्यादा गुस्से में आ गया और कारक की तरफ झपटा। शूत्रा ने तुरंत कहा, फायर यूज करो, यही इसकी कमजोरी है। कारक उल्टा कंफ्यूज हो गया, फायर लाऊं कहां से? तभी किसी ने पीछे से चिल्लाया कि शूत्रा अपनी तलवार उठाए और अगले ही पल उसकी तलवार आग में लिपट गई। वो खुद हैरान रह गया, मैजिक? केटलिन ने पूछा, इतना काफी है? शूत्रा ने उसकी तरफ देखा, उसकी प्रेजेंस एक्नॉलेज की और फिर तुरंत अपना फोकस बॉस पर डाल दिया। उसने बॉस को घूरा, सही टाइमिंग का इंतजार किया और फिर अटैक किया। वो तेजी से उसके चारों तरफ घूमते हुए जलती हुई तलवार से वार करता गया। बॉस स्टोन स्पाइडर आग में घिर गया। पूरी बॉडी फ्लेम्स में एनगल्फ हो गई और उसी समय शूत्रा का शरीर फिर से चमकने लगा। वो लेवल अप हो गया। अब वो लेवल 9 पर था। केटलिन ने पूछा, तुम ठीक हो? अभी तुम्हारे अंदर से लाइट निकली थी। शूत्रा ने कैजुअली कहा, शायद कोई ब्लेसिंग है, चिंता की बात नहीं। उसने पूछा, गंधर्वा की वजह से? उसने हाँ में जवाब दिया। तुमने पहले भी इन क्रीचर्स से लड़ाई की है क्या? तुम्हारे रिएक्शंस काफी स्किल्ड थे। शूत्रा ने झूठ बोला, बस किताबों में पढ़ा था। लेकिन असल में वो इन्हें गेम में कई बार मार चुका था, इसलिए उसे सब पता था कि ये कैसे काम करते हैं। तभी कारक ने कुछ इशारा किया। वहां एक दरवाजा था। वो खुला और सब अंदर गए। शूत्रा ने अंदर देखा और समझ गया वो एक टाउन पोर्टल था। कैरिक हैरान था कि उसे ये कैसे पता। शूत्रा ने कहा, पूरी तरह श्योर नहीं हो, लेकिन अंदाजा है।
उसने बताया कि इसका डिज़ाइन ड्वार्वन स्टाइल का लग रहा है। जब वो ज़ेफिर के रूप में खेलता था तब उसे ये देखने को नहीं मिला था, लेकिन हीरो बनकर खेलते समय उसने ऐसे पोर्टल्स कई बार देखे थे। उसने सोचा अगर इसमें मैना डाला जाए तो ये एक्टिवेट हो सकता है। उसने केटलिन से कहा, शायद ये पोर्टल है। सैरा ने डिज़ाइन देखकर कंफर्म किया, हाँ ये सही लग रहा है। केटलिन ने पूछा, क्या उन्हें पता है कि ये पोर्टल कहाँ कनेक्ट होता है? उसने सजेस्ट किया कि आसपास इंस्क्रिप्शंस ढूंढते हैं। कैरक को कुछ इंस्क्रिप्शंस दिखे तो उसने प्रिंस को बताया। शूतरा और केटलिन पास गए। वो साफ दिख रहा था कि ये डीमन स्क्रिप्ट नहीं है, ये ड्वार्वन लैंग्वेज थी। कैरक ने केटलिन से पूछा कि क्या वो इसे पढ़ सकती है, लेकिन ऑब्वियसली उसे ड्वार्वन नहीं आती थी। फिर उसने सेरा से पूछा, वो भी नहीं पढ़ पाई। तभी किसी ने पढ़कर सुना दिया, ये गिश्का माउंटेन्स का पोर्टल नंबर 2 है और ये पोर्टल नंबर 3 से कनेक्टेड है। सब चौंक गए क्योंकि ये पढ़ने वाला शूतरा था। उसे खुद यकीन नहीं हुआ कि वो इसे पढ़ पा रहा है। तभी सिस्टम ने नोटिफाई किया, उसने ड्वार्वन लैंग्वेज लेवल 1 एक्वायर कर लिया है। उसे समझ आ गया वो लैंग्वेजेस भी ऐसे ही सीख सकता है। कैरक ने कंफर्म किया, तुम सच में पढ़ सकते हो? उसने कहा, हाँ। केटलिन को क्यूरियोसिटी हुई, तुम्हें ड्वार्वन कब से आने लगी? सेरा ने पूछा, नीचे क्या लिखा है? शूतरा ने पढ़ा, अगर इसमें माना डाला जाए तो ये एक्टिवेट हो जाएगा। उसने केटलिन से कहा, थोड़ा माना डालो। केटलिन ने पूछा, तुम खुद क्यों नहीं कर रहे? उसने कैजुअली कहा, अभी मैं थोड़ा क्लमजी हूं इसमें। लेकिन असल में वो माना यूज ही नहीं कर सकता था। केटलिन ने माना डाला, ऑर्ब चमकने लगा, रोशनी फैल गई और सामने गिश्का माउंटेन्स का एक इमेज बन गया। एक डॉट उनकी करंट लोकेशन दिखा रहा था और दूसरा मार्क पोर्टल नंबर 3, मतलब वहां भी ड्वार्वन टनल्स मौजूद है। कैरक ने कहा, यह तो उनके लिए बहुत अच्छा है क्योंकि स्कारलेट लाइटनिंग ट्राइब की मेन फोर्स उन्हीं माउंटेन्स के सामने तैनात है। शूतरा ने अग्री किया, अब वो पीछे से हमला कर सकते हैं। केटलिन ने कहा कि अभी के लिए यही रुकते हैं, उसे ये बात अपने भाई से डिस्कस करनी है। कैंप में वापस आकर क्रिस को यकीन ही नहीं हुआ कि ऐसी जगह पर पोर्टल हो सकता है। वो इतना खुश हुआ कि उसने कह दिया, शूद्रा तो उनके लिए ब्लेसिंग है। उसने कहा, तुम्हें जो चाहिए बस बता दो। क्रिस ने साफ कहा, जो भी चाहिए बोल दो, अगर वो उसके बस में हुआ तो वो जरूर देगा। लेकिन लीडर और बड़े भाई होने के नाते वो उसे रिवॉर्ड देना चाहता था, और अगर शूत्रा माना करता तो उसे बुरा लगता। शूत्रा ने पूछा, अगर वो थोड़ा अनरीजनेबल कुछ मांगे तो ठीक रहेगा? ये सुनकर क्रिस और भी क्यूरियस हो गया। शूत्रा ने सीधा बोल दिया, मुझे बीस्ट गॉड फिस्ट आर्ट सिखा दो। क्रिस एकदम शॉक हो गया, उसका चेहरा सीरियस हो गया। शूत्रा अभी वेपन्स ठीक से यूज नहीं कर पा रहा था अपने लो लेवल की वजह से, लेकिन टेक्निक्स अलग चीज होती हैं। बीस्ट गॉड फिस्ट आर्ट लायनथ्रॉप रॉयल फैमिली की एक लेगेसी मार्शल आर्ट थी, सीधे शब्दों में एक पावरफुल एस रैंक टेक्निक। उसे खुद पता था कि ये डिमांड थोड़ी ज्यादा है। वो पहले ही बोलने लगा, मुझे पता है ये मुश्किल है, शायद पॉसिबल भी नहीं। लेकिन उसकी उम्मीद के उलट क्रिस मान गया। हाँ, वो सीक्रेट टेक्निक्स नहीं सिखा सकता था, लेकिन ऑरा कंट्रोल और बेसिक्स जरूर सिखा सकता था। उसने पूछा, गिफ्ट के लिए ये ठीक रहेगा? शूत्रा कुछ पल के लिए चुप रह गया। क्रिस को लगा शायद उसे ये पसंद नहीं आया। तभी शूत्रा बोला, ये तो परफेक्ट है। फिर क्रिस ने सीरियस टोन में उसका नाम लिया और पूछा, अब से क्या मैं तुम्हें अपना भाई मान सकता हूं? शूत्रा ने सोचा, ये कोई हल्का शब्द नहीं था, इसका वेट था। लेकिन उसे ये आइडिया बुरा नहीं लगा, बल्कि अच्छा लगा। उसने हाँ कहा। दोनों ने हाथ मिलाया। उस पर सबके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। शूत्रा भी अब उनके साथ काम करने के लिए जेन्युइनली तैयार था। तभी सिस्टम ने नोटिफाई किया, क्रिस मूनलाइट और केटलिन मूनलाइट के साथ उसका अलायंस एस्टैब्लिश हो गया है। अभी के लिए उनका अलायंस स्टेटस नॉर्मल था। शाम के समय स्कारलेट लाइटनिंग ट्राइब के एनकैंपमेंट में ऑर्क्स काफी बिजी थे। उनमें से एक किसी कैदी को डराने की कोशिश कर रहा था जो उनके बेस पर हमला करने आई थी। उन्हें पता था कि उसका कोई हिडन एजेंडा है। उन्होंने उसे प्रिंसेस कहकर संबोधित किया और पूछा, वो यहाँ क्यों आई है? वो बंधी हुई थी। वो थी छठी प्रिंसेस फिलिशिया डूमब्लेड। इधर शूत्रा ने अपने स्टैट्स चेक किए। लगभग हर कैटेगरी में उसके 21 पॉइंट्स थे, बस करिश्मा 17 पर था। शुरू में हर लेवल अप पर सारे स्टैट्स 2-2 बढ़ते थे, लेकिन 1 पॉइंट के बाद करिश्मा सिर्फ 1 ही बढ़ने लगा। उसे ये थोड़ा अजीब लगा। ओरिजिनल नाइट सागा में अपीयरेंस और करिश्मा अलग चीजें थीं।
अपीयरेंस मतलब कैरेक्टर कितना अच्छा दिखता है, जबकि करिश्मा इस बात पर डिपेंड करता है कि लोग उसे कितना पसंद करते हैं। अब उसे ये समझ में आने लगा उसकी ओवरऑल ग्रोथ काफी तेज थी, इसलिए बैलेंस करने के लिए करिश्मा धीमा बढ़ रहा था। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात, वो जल्दी ही लेवल 10 पर पहुंचने वाला था। सागा में जब भी जेफर या लॉक लेवल 10 रीच करते हैं, उनकी यूनिक स्किल्स डिसेंडेंट ऑफ डार्कनेस और चोजन वन एक लेवल अप हो जाती है। तो शूत्रा को उम्मीद थी कि जैसे ही वो लेवल 10 पर पहुंचेगा, उसकी भी कम से कम एक स्किल अपग्रेड होगी। तभी कैरिक ने उसे बुलाया, सब तैयार है, शुरू करो। कैरिक ने नोटिस किया कि आज वो अनयूजुअली खुश लग रहा है, तो उसने पूछा, कुछ अच्छा हुआ क्या? शूत्रा ने सीधा जवाब दिया, नहीं। कैरिक आर्मी को लेकर आगे बढ़ा। फिर वो सेंटर में पहुंचे और उसने सबके सामने अनाउंस किया कि अब वो निकल रहे हैं। जंगल के अंदर वो एक केव में घुसे और बीटल वुल्व्स के साथ लड़ाई शुरू हो गई। उनका टारगेट था अंदर के दरवाजे तक पहुंचना। आखिरकार शूत्रा, कैरिक, क्रिस, केटलिन और सीरा उस दरवाजे तक पहुंच गए। अंदर उन्हें दो लोग मिले जो रोब्स पहने हुए थे। उन्होंने पूछा, इन्वेस्टिगेशन खत्म हो गई? उनमें से एक, जो वुल्फ लाइक क्रिएचर था, उसने कंफर्म किया कि पोर्टल डिश्का माउंटेन्स के एस्टा रिवर से कनेक्ट होता है। क्रिस ने पूछा, क्या ये प्रॉपरली काम कर रहा है? उसने कहा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसा कि ड्वार्वन क्राफ्ट्समैनशिप से एक्सपेक्टेड है। ये काफ़ी मजबूत और रिलायबल है। ये सुनकर क्रिस ने आगे बढ़ने का फैसला किया। उन वुल्फ लाइक क्रीचर्स ने पोर्टल एक्टिवेट किया। ऑर्ब तेजी से चमकने लगा और फिर उस गेट के दूसरी तरफ का दृश्य सामने आ गया। शूत्रा और कराक दोनों उसे देखकर हैरान रह गए। शूत्रा को यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो असल में एक गेट देख रहा है। क्रिस और सियरा तो पहले ही उसमें जाने लगे थे, तो केटलिन को पीछे मुड़कर उसे कहना पड़ा, क्या कर रहे हो, चलो। तभी वो होश में आया और उनके पीछे चल पड़ा। जैसे ही वो गेट से गुजरा, सब लोग दूसरी तरफ पहुंच गए, लेकिन सामने का दृश्य देखकर वो फिर से रुक गया। नीचे क्लिफ के नीचे एक बड़ा एनकैंपमेंट था। क्रिस ने तुरंत सिचुएशन समझ ली। साइज देखकर उसने अंदाजा लगाया, करीब 5000 ट्रूप्स होंगे। अगर वो पीछे से हमला करे तो सबसे पहले सप्लाईज को टारगेट करना होगा। उसने प्लान बनाया, अगर जनरल बैंडोल सामने से अटैक करके उनका ध्यान भटका दे, तो ये लोग पीछे से घुसकर उनकी फूड सप्लाईज जला सकते हैं। लेकिन सैरा को कुछ अजीब लगा। कैंप में जितने सोल्जर्स होने चाहिए थे उतने नहीं थे। उसने बात उठाई तो बाकी लोगों ने भी नोटिस किया और सब सोचने लगे कि बाकी लोग कहाँ गए। उन्होंने सोचा शायद अटैक पहले ही शुरू हो चुका है। तभी शूत्रा ने दूर कुछ देखा। काफी दूरी पर लड़ाई चल रही थी। क्रिस ने कहा, अपनी आंखों पर फोकस करो। उसने वैसा ही किया और उसकी विजन साफ हो गई। अब वो क्लियरली देख पा रहा था, एक औरत कई ऑर्क से लड़ रही थी। केटलिन ने पहचाना कि एक साइड लाइटनिंग ट्राइब है, लेकिन दूसरी साइड कौन है ये क्लियर नहीं था। क्रिस ने कहा, ये जनरल बैंडोल के लोग नहीं हो सकते, क्योंकि आज कोई बैटल स्केड्यूल नहीं था और लड़ाई का स्केल भी बहुत छोटा था। शूत्रा ध्यान से देखने लगा। उसने देखा, ब्राउन स्किन, सिल्वर हेयर, लंबे कान। उसके दिमाग में आया, ये डार्क एल्स है। केटलिन ने पूछा, तुमने क्या कहा? तो उसने एक्सप्लेन किया, दूसरी साइड के लोग छोटे बिल्ड के हैं और वो ड्राउस माउंट्स पर सवार है। तभी क्रिस ने नोटिस किया वो लोग रिट्रीट कर रहे हैं। इतनी तेजी से पीछे हट रहे थे कि उसे लगा शायद उनका कमांडर गिर चुका है। कैरिक ने पूछा, क्या हो रहा है, क्या लड़ाई खत्म हो गई? शूत्रा के दिमाग में बस एक सवाल था, डार्क एल्व्स यहाँ क्या कर रहे हैं? शाम तक वो सब वापस कैंप लौट आए और वहां उन्होंने जनरल बैंडोल से एक स्क्रीन के जरिए बात की। जनरल बैंडोल ने बताया कि उन्हें ड्वार्फ पोर्टल मिलने की खबर मिल चुकी है। उसे क्रिस से काफी उम्मीदें थीं। उसने पूछा, उन्हें कैसे पता चला कि वहां पोर्टल होगा? क्रिस ने साफ किया, ये उसका आइडिया नहीं था, ये नाइन्थ प्रिंस की खोज थी। शूत्रा ने कैजुअली बोल दिया, बस किस्मत थी। लेकिन अंदर से उसे जनरल बैंडोल को फिर से देखकर अच्छा लगा। जनरल बैंडोल ने कहा, अब वक्त आ गया है कि उसे डीमन किंग के कैसल में सही तरीके से रिवॉर्ड दिया जाए। लेकिन उससे पहले क्रिस ने एक सवाल उठाया, लाइटनिंग ट्राइब के कैंप के सामने जो छोटी लड़ाई हुई थी उसके बारे में क्या पता है? जनरल बैंडोल ने जवाब दिया, वो शायद डार्क एल्व्स थे। लगता है उन्होंने अपनी मर्जी से लड़ाई में हिस्सा लिया। क्रिस ने पूछा, क्यों? क्या वो डीमन किंग के कैसल से भेजी गई रीइंफोर्समेंट्स नहीं थे? बैंडोल पूरी तरह श्योर नहीं था। बस इतना पता था कि वो पहले स्काउटिंग करने वाले थे, लेकिन कुछ गड़बड़ हो गई। फिर उसने एक और बड़ी प्रॉब्लम बताई। डार्क एल्व्स की इंडिपेंडेंट यूनिट का लीडर
स्कारलेट लाइटनिंग ट्राइब के हाथों पकड़ा जा चुका है। क्रिस ने पूछा, क्या वही वजह थी उस स्कर्मिश की? श्रोत्रा ने सीधा पूछा, उस यूनिट का कमांडर कौन था? जनरल बैंडोल ने कहा, वो कोई ऐसा है जिसे वो अच्छी तरह जानता है। और फिर उसने रिवील किया, वो थी सिक्स्थ प्रिंसेस, फेलिशिया डूमब्लेड। ये सुनकर सब चौंक गए। फेलिशिया डूमब्लेड, उनकी अपनी बहन, वो सिल्विया डूमब्लेड की बेटी थी, जो तीसरी क्वीन थी और डार्क एल्व्स की प्रिंसेस भी। और वो फिफ्थ प्रिंस सिल्वन डूमब्लेड की ट्विन सिस्टर थी। गेम में फेलिशिया और सिल्विन दोनों फोर्थ प्रिंसेस एनास्टेशिया नेक्रियन के फैक्शन में थे। इसलिए श्रुतरा के लिए फेलिशिया हमेशा एक एनिमी की तरह ही रही थी। अब सवाल ये था, वो यहाँ कर क्या रही है? श्रुतरा ने सोचा, शायद वो मेरिट्स लेने के लिए इंटरफेयर कर रही है। क्रिस ने एक और इम्पॉर्टेंट सवाल उठाया, क्या स्कारलेट लाइटनिंग ट्राइब को यह पता भी है कि वो डार्क एल्फ असल में फेलिशिया है? जनरल बैंडोल ने कहा कि अभी तक कंफर्म नहीं हुआ कि ऑर्क्स को फेलिशिया की असली पहचान पता है या नहीं। क्रिस ने पूछा, अब आगे क्या प्लान है? बैंडोल ने जवाब दिया, अगर उसे बचाया जा सकता है तो वो कोशिश करेंगे। क्रिस ने पूछा, क्या निगोशिएशन नहीं करेंगे? बंडल ने साफ कहा, अगर दूसरी साइड पहले कदम उठाए तो बात हो सकती है, लेकिन वो खुद झुकने वाला नहीं है। फिर उसने बताया कि वो अपनी तरफ से और इंफॉर्मेशन जुटाएगा और कुछ भी हुआ तो कांटेक्ट करेगा। इतना कहकर कनेक्शन खत्म हो गया। क्रिस ने हल्के सार्केज़म में कहा, हमारी महान बड़ी बहन कैदी बन गई है। केटलिन ने सीधा जवाब दिया, अगर वो अभी जिंदा है तो उसे बचाना ही पड़ेगा। क्रिस ने माना, अच्छा होगा, लेकिन आसान नहीं है। अगर वो रेस्क्यू करने गए तो खुद की साइड पर भी लॉसेस हो सकते हैं। लेकिन केटलिन अड़ी रही, वो हमारी बहन है, हमें उसे बचाना ही होगा। क्रिस सोच में पड़ गया। वो जानता था कि वो सही कह रही है, लेकिन वो तुरंत हाँ भी नहीं बोल सकता था। श्रोत्रा ये सब ऑब्जर्व कर रहा था। कैंप में क्रिस ने एक सिंपल प्लान रखा। जब जनरल बंडल सामने से स्कारलेट लाइटनिंग ट्राइब की मेन फोर्स को एंगेज करेगा, तब ये लोग पीछे से उनके एनकैंपमेंट पर हमला करेंगे। उसके बाद वो खुद सीधा उनके बेस के सेंटर में घुसकर मैक्सिमम केओस क्रिएट करेगा। उसने केटलिन और श्रोत्रा को अलग अलग स्क्वाड्स लीड करने की जिम्मेदारी दी। श्रोत्रा ने कंफर्म किया, मिशन मतलब फेलिशिया को रेस्क्यू करना है? क्रिस ने कहा, हाँ, लेकिन सीक्वेंस क्लियर था। पहले उनके फूड स्टोरेज और आर्मरी को डिस्ट्रॉय करना है, फिर फेलिशिया को बचाना है, और अगर सिचुएशन ज्यादा डेंजरस हो जाए तो तुरंत रिट्रीट करना है, क्योंकि वो सिर्फ फेलिशिया के लिए अपनी पूरी आर्मी को रिस्क में नहीं डाल सकते। केटलिन को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। क्रिस ने उसे रोका, चुप रहो, मैं भी एक यूनिट का कमांडर हूं। केटलिन ने इंसिस्ट किया, फेलिशिया फैमिली है, मैं ये बात एक्सेप्ट नहीं कर सकती। लेकिन क्रिस अपनी बात पर अड़ा रहा। फेलिशिया की रेकलेस एक्शंस की वजह से पूरी ऑपरेशन को खतरे में नहीं डाल सकते। श्रोत्रा ने नोटिस किया, क्रिस सच में फेलिशिया को बचाने को लेकर उतना सीरियस नहीं लग रहा था। उसके दिमाग में आया, क्या इन दोनों के बीच कुछ हुआ है? उस रात प्लान एग्जीक्यूट किया गया। वॉरियर्स सीधे आगे बढ़े स्कारलेट लाइटनिंग ट्राइब को खत्म करने के लिए। क्रिस अपनी स्क्वाड के साथ क्लिफ से सब देख रहा था। कैंप बाहर से शांत था, लेकिन गार्ड्स हर जगह थे। वो सही टाइमिंग का इंतजार कर रहा था। अचानक कैंप के कुछ हिस्सों में धमाके हुए। कई ऑर्क्स उसमें फंस गए। उसी पल जनरल बैंडल अपनी स्क्वाड के साथ चार्ज कर गया और चिल्लाया, सबको खत्म कर दो। इधर श्रुत्रा की फोर्सेस पीछे पोजीशन लेकर खड़ी थी। कारक ने पूछा, हम अभी तक मूव क्यों नहीं कर रहे? श्रुत्रा ने कहा, सिग्नल का इंतजार करो। जैसे ही मौका मिला, ऑग्रेस टूट पड़े पूरी ताकत से। ऑर्क्स कंप्लीटली ऑफ गार्ड थे और उन्हें दबा दिया गया। जनरल बैंडल दूर से पूरा बैटलफील्ड ऑब्जर्व कर रहा था। कुछ समय बाद उसने रिट्रीट का आदेश दे दिया। क्लिफ से क्रिस ये सब देख रहा था। जैसे ही सही मौका आया, उसने कहा, तैयार हो जाओ, अब मूव करते हैं। अब असली मिशन शुरू हुआ। क्रिस, श्रुत्रा और केटलिन तीनों अपनी अपनी स्क्वाड्स के साथ आगे बढ़े। स्कारलेट लाइटनिंग ट्राइब को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी और वो दब गए। केटलिन ने चलते चलते श्रुत्रा से कहा, सावधान रहना। श्रुत्रा ने जवाब दिया, तुम भी। भागते हुए श्रुत्रा ने मिनी मैप चेक किया। फिर उसने कमांड दिया, लेफ्ट जाओ और सीधे फूड स्टोरेज की तरफ डैश करो। कारक चिल्लाया, सबको मार दो, और चार्ज लीड किया। एक बड़ा ऑर्क उस पर हमला करने वाला था। वो डिफेंड नहीं कर पाता, लेकिन तभी श्रुत्रा ने इंटरवीन किया। उसने डैगर फेंका सीधे ऑर्क के सिर में। उस मोमेंट पर उसे डैगर थ्रोइंग लेवल 1 स्किल मिल गया। अब वो एक्यूरेटली डैगर्स थ्रो कर सकता था। वो खुद अपने मूव से इम्प्रेस्ड था। कारक ने पूछा, तुमने ये कब सीखा? श्रुत्रा ने कैजुअली कहा, कुछ खास नहीं, लेकिन सच ये था, कल रात उसने बस रैंडमली डैगर्स फेंके थे और ऐसे ही स्किल अनलॉक हो गई। कारक को एक बड़ा टेंट दिखा जो फूड स्टोरेज जैसा लग रहा था। उसने पूछा, आग लगा दे?
शुत्रा ने कहा, हाँ, प्लान के हिसाब से यही करना था। लेकिन उसी वक्त उसके दिमाग में फेलिशा का ख्याल आया। अगर वो अंदर बंद हुई तो आग में फंसकर मर भी सकती है। इसलिए उसने तुरंत कारक से कहा, पहले उसे ढूंढते हैं। कारक ने पूछा, कैसे? शुत्रा ने मिनी मैप खोल लिया। फेलिशा एक न्यूट्रल एनपीसी की तरह दिखनी चाहिए, ब्लू या पर्पल मार्क में। और फिर उसे वो दिख गई। उसने कारक को रास्ता बताया और सीधे उस टेंट में घुस गया। वो सही जगह थी, लेकिन फेलिशा नजर नहीं आई। तभी पीछे से किसी ने उसका नाम पुकारा। वो मुड़ा और पीछे सबसे अंदर फेलिशा थी, जमीन पर चेन से बंधी हुई, एक मैजिक सर्कल के अंदर। उसने पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? शुत्रा ने कहा, बात बाद में, अभी चुप रहो। उस वक्त बस एक ही चीज जरूरी थी, उसे जल्दी से छुड़ाकर वहां से निकलना। अंदर ही अंदर वो ये भी सोच रहा था, अगर वो उस पर एहसान कर दे तो फ्यूचर में काम आएगा। फेलिशा चुप रही। किसी तरह वो उसे लेकर बाहर निकल गए। शुत्रा ने कहा, जल्दी चलो, क्रिस और केटलिन के पास रीग्रुप करना है। फेलिशा हैरान थी। क्रिस और केटलिन मुझे बचाने आए हैं? शुत्रा को यह सवाल ही अजीब लगा। और क्या, नहीं आते क्या? शुत्रा तो पहले ही पावर स्ट्रगल से बाहर था, शायद उसे कुछ पता नहीं था। फेलिशा कुछ बताने वाली थी, तभी कारक ने चिल्लाकर बताया, दुश्मन आ रहे हैं। शुत्रा तुरंत फेलिशा को लेकर आगे बढ़ा। फेलिशा ने नोटिस किया, वो उसे उसके नाम से बुला रहा है। वो सोचने लगी, ये कब से बदल गया। वो उसके पीछे भाग रही थी कि अचानक उसने चिल्लाया, पीछे देखो। अचानक कुछ आकर शुत्रा को चीर गया। तेज दर्द हुआ और अगले ही पल आग की लपटों ने उसे घेर लिया। कैरिक और फेलिशिया बस खड़े होकर वो फ्लेम्स देख रहे थे। फेलिशिया के चेहरे पर चिंता साफ थी। तभी एक ऑर्क उस पर हमला करने दौड़ा। वो इरिटेट हो गई, लेकिन तभी एक आग का गोला आकर सीधे उस ऑर्क के चेहरे पर लगा। वो पल भर के लिए समझ ही नहीं पाई। वो पीछे मुड़ी और उसे एक शैडो दिखाई दी। धुएं में से शुत्रा इंगोंग बाहर निकला। उसने माना कंट्रोल लेवल 1 और फायर एरो लेवल 1 हासिल कर लिया था। उसके चेहरे पर पूरा कॉन्फिडेंस था। उसने तुरंत फ्लेमिंग एरोज दुश्मनों पर छोड़ने शुरू कर दिए। वो एकदम फ्रेंजी में चला गया। चारों तरफ एनिमीज पर फायर एरोज बरसाने लगा। ऑर्क्स जलने लगे। उसे खुद अपनी मैजिक यूज करके मजा आ रहा था। भले ही ये सिर्फ लेवल 1 थी, लेकिन उसके लिए ये बेहद अमेजिंग था। तभी उसे पीछे कुछ अजीब महसूस हुआ। आइस। उसने देखा एक एनिमी आइस एरो चला रहा था और उसका निशाना फेलिशिया थी। फेलिशिया उसकी तरफ दौड़ रही थी, ये देखने के लिए कि वो ठीक है या नहीं। शुत्रा ने तुरंत उसे धक्का दिया और चिल्लाया, पास मत आओ। फेलिशिया उसके इस बिहेवियर से चौंक गई। अगले ही पल एरोज चल गए। असल में उसने उसे इसलिए दूर किया था क्योंकि वो उन एरोज को खुद लेना चाहता था। उसके चेहरे पर एक्साइटमेंट साफ दिख रही थी और एरोज आकर उसे लगे। धुआं चारों तरफ फैल गया। धीरे धीरे उसका सिलुएट फिर दिखने लगा। सिस्टम ने नोटिफाई किया, आइस एरो लेवल 1 अक्वायर्ड। बिल्कुल जैसा उसने सोचा था, लेकिन इस बार उसका शरीर लिमिट पर पहुंच गया। वो जमीन पर बैठ गया, सीधा गिर गया। उसका एचपी बहुत तेजी से गिर गया था। अब सिर्फ 13,595 बचा था। उसे पता था, अगर एक और ऐसा हिट लगा तो खत्म। तभी किसी ने उसे इडियट कहा। वो फेलिशिया थी। उसने गुस्से में पूछा, किसने कहा था मुझे बचाने को? लेकिन उसके गाल हल्के लाल थे। फिर वो उसे डांटने लगी, हम सिबलिंग्स में तुम सबसे कमजोर हो, तुम्हें बचाया जाना चाहिए। शुत्रा को समझ आ गया वो सिचुएशन को गलत समझ रही है। तभी उसने नोटिस किया टावर वाला एनिमी पहले ही गिर चुका था। फेलिशिया ने पूछा, तुमने मैजिक कब सीखी? शुत्रा खुद यकीन नहीं कर पा रहा था उसने इतनी आसानी से उस मेज को गिरा दिया। असल में फेलिशिया यही सोच रही थी कि वो उसे बचाने की कोशिश कर रहा था। तभी फेलिशिया ने उसके सीने में फंसा हुआ आइस खींचकर निकाल दिया। शुत्रा दर्द से जोर से चिल्लाया। अचानक एक ग्रीन ग्लो फैला। फेलिशिया ने हीलिंग शुरू कर दी। शुत्रा अपनी आंखों से देख रहा था, उसके सीने का बड़ा घाव धीरे धीरे बंद हो रहा था। फ्लैश वापस जुड़ रही थी और उसी के साथ सिस्टम ने नोटिफाई किया, हील लेवल 1 अक्वायर्ड। और उसी पल उसका घाव पूरी तरह भर गया। सच में फेलिशिया डूमब्लेड एक जीनियस मेज थी। खड़े हो सकते हो, शुत्रा ने जवाब दिया, तुम्हारी वजह से मेरा ब्लड वापस आ गया। फेलिशिया कंफ्यूज हो गई, कौन सा ब्लड? उसी वक्त उनकी बात कट हो गई। एक जोरदार आवाज आई। उन्होंने देखा एक बड़ा ओगर उनकी तरफ दौड़ता आ रहा था। फेलिशिया ने पूछा, ये क्या है? शुत्रा ने कहा, ब्लड ओगर, ओगर्स की म्यूटेटेड स्पीशीज। फेलिशिया ने सीधा पूछा, मतलब हमें इससे लड़कर निकलना पड़ेगा? शुत्रा, हाँ। वो उनके पास आया और जोर से चीखा। दोनों तुरंत भागने लगे। शुत्रा के दिमाग में साफ था, इसे कैसे हराएंगे? ब्लड ओगर ने हमला किया।
शुत्रा शॉक में था। इतना बड़ा बॉडी, फिर भी स्पीड खतरनाक थी। फेलिशिया ने कहा, तुम थोड़ा टाइम लो, मैं मैजिक से इसे उड़ा दूंगी। शुत्रा के मन में, टाइम लूंगा कैसे? तभी जमीन फट गई, एक्सप्लोजन हुआ। अब उसके पास ऑप्शन नहीं था, उसे एग्रो लेना ही पड़ेगा। फेलिशिया ने पूछा, एग्रो क्या होता है? शुत्रा ने एक्सप्लेन करने का टाइम नहीं लिया, उसने जोर से पुकारा, कराक। कराक ने जवाब दिया। शुत्रा बोला, पिछली बार जैसा, तैयार हो जाओ। फिर उसने इन्वेंट्री खोली, उसने ड्वार्वन डैगर निकाला और उसे जमीन में घोंप दिया। जमीन से लाइट फूटी, उसने कास्ट किया अंडर द किंग्स बैनर। गोल्डन लाइट फैल गई और सीधा कराक तक पहुंची। कराक का पूरा शरीर उस एनर्जी में लिपट गया। उसे महसूस हुआ पावर उसकी नसों में दौड़ रही है। ब्लड ओगर एक पल के लिए कंफ्यूज हो गया। उसी मौके पर कराक उस पर टूट पड़ा। ब्लड ओगर कराक से 3 गुना बड़ा था, लेकिन कराक ने बिना रोके अटैक किया। उसकी एक्स स्ट्राइक्स इतनी हैवी थी कि ब्लड ओगर दबने लगा। उसने एक्स उठाई और सीधा उसके पेट पर दे मारी। ब्लड ओगर दर्द से गरजा। उसी समय फेलिशिया का एक होलोग्राम ब्लड ओगर के पास दिखा और उसका असली बॉडी तेजी से उसकी तरफ बढ़ा। उसने जमीन पर ग्रीस मैजिक डाली। ब्लड ओगर का बैलेंस बिगड़ गया और वो जोर से फिसलकर जमीन पर गिर पड़ा। कराक ने मौका नहीं छोड़ा, उसे समझ आ गया था यही एंड है। उसने अपनी सारी ताकत एक्स में डाल दी और सीधा ब्लड ओगर के पेट के बीच में वार किया। ब्लड ओगर जोर से कराहा और खून उगल दिया। शुत्रा बस खड़ा देख रहा था और अंदर से खुश था, वो जीत गए थे। अब भी कुछ एनिमीज बाकी थे, लेकिन सबसे खतरनाक खत्म हो चुका था। अचानक उसका शरीर चमकने लगा। सिस्टम स्क्रीन खुल गई। लेवल अप। वो अब लेवल 10 पर पहुंच गया था। साथ ही उसकी स्किल प्रोटैगनिस्ट सेटिंग एडजस्टमेंट भी लेवल अप हो गई। वो सच में हैरान था। लेवल 2 के इफेक्ट से उसे एक नया पैसिव स्किल मिला। उसने तुरंत गिफ्ट बॉक्स खोला। बैटलफील्ड प्रोटेक्शन लेवल 1। इसका इफेक्ट, जो भी प्रोजेक्टाइल वेपन्स जैसे एरोज, बुलेट्स प्रोटैगनिस्ट को टारगेट करेंगे, उनकी एक्यूरेसी बहुत कम हो जाएगी। शुत्रा ने खुद ही इसका नाम रख दिया, स्टॉर्म ट्रूपर इफेक्ट। यानी गोलियां या एरोज बरसेंगे, लेकिन आखिरी मोमेंट पर मिस हो जाएंगे। अब उसके पास सच में प्लॉट आर्मर जैसा एडवांटेज था। तभी एनिमीज फिर से उन पर टूट पड़े। फेलिशिया ने इरिटेट होकर कहा, तुम क्या कर रहे हो? दुश्मन सामने है। उसने बिना रुके अटैक किया। विंड वाइल प्लस रेज। तेज हवा का भंवर उठा और एनिमीज उछलकर दूर जा गिरे। शुत्रा ध्यान से देख रहा था। ये मैजिक जैसा लग रहा था, लेकिन वो समझ गया ये मैजिक नहीं है, ये स्पिरिट पावर है। उसे रियलाइजेशन हुआ, डार्क एल्फ चाहे करप्टेड हो, लेकिन वो फिर भी एल्फ है। फेलिशिया सिर्फ एक जीनियस मेज नहीं थी, वो एक बॉर्न स्पिरिट समनर भी थी। और उसी वक्त शुत्रा के दिमाग में एक और खतरनाक आइडिया आया, क्या मैं ये भी हिट खाकर सीख सकता हूँ? उसके चेहरे पर फिर वही एक्साइटेड लुक आ गया। अचानक अंधेरा आसमान एक येलो लाइट से चमक उठा। सबने ऊपर देखा। कराक ने पूछा, ये क्या है? शुत्रा समझ गया, ये येलो फ्लेयर है, मतलब रिट्रीट सिग्नल। कराक ने पूछा, क्यों? शुत्रा के मन में सवाल उठा। अचानक रिट्रीट क्यों? उसने सोचा, क्या कोई खतरे में है? कराक ने उससे पूछा कि अब क्या करना चाहिए। शुत्रा ने उसे आदेश दिया कि वो सैनिकों को लेकर पीछे हट जाए, क्योंकि उसे केटलिन के पास जाना था। कराक उसके साथ जाना चाहता था, लेकिन शुत्रा ने उसे सख्ती से कहा कि जैसा कहा है वैसा ही करे, क्योंकि रिट्रीट ऑर्डर के पीछे कोई वजह हो सकती है। कराक फिर भी इंसिस्ट करना चाहता था, लेकिन फेलिशिया खुद आगे आ गई और बोली कि वो शुत्रा के साथ जाएगी। वो किसी का एहसान लेकर नहीं रह सकती थी, इसीलिए उसने इसे अपना कर्ज चुकाने का मौका समझा। और वैसे भी उन सुअरों ऑर्क से उसका अभी हिसाब बाकी था। कराक ने आखिरकार आदेश मानने का फैसला किया और ऊपर प्रिंस के आने का इंतजार करने लगा। शुत्रा ने कहा कि वो थोड़ी देर में उससे मिलेगा। जब शुत्रा और फेलिशिया केटलिन की तरफ बढ़ रहे थे, फेलिशिया ने पूछा कि उसे उसके पास जाने की जरूरत क्यों पड़ी। शुत्रा ने जवाब दिया कि अचानक रिट्रीट ऑर्डर आया है जो सस्पिशियस है, इसीलिए वो बस ये कंफर्म करना चाहता है कि वो सेफ है। फेलिशिया को चिंता होने लगी कि कहीं केटलिन भी उसकी तरह पकड़ी तो नहीं गई। शुत्रा ने कहा कि वो उम्मीद करता है ऐसा ना हो, ताकि सब साथ में वापस लौट सके। फेलिशिया ने नोटिस किया कि वो केटलिन के लिए काफी चिंतित है। शुत्रा ने कैजुअली जवाब दिया कि ये तो नेचुरल है, क्योंकि वो उसकी बहन है। लेकिन अंदर ही अंदर असली वजह उनकी अलायंस थी। फेलिशिया को उसकी बात पर थोड़ा शक हुआ, खासकर नेचुरल वाली बात पर। उधर बैटलफील्ड में ऑर्क्स ने हमला कर दिया। केटलिन ने उनमें से कुछ को सिर्फ एक ही पंच में खत्म कर दिया। फिर उसने पीछे हटते हुए फायरबॉल्स फेंके और दुश्मनों को जलाया।
तभी एक और ग्रुप साइड से उस पर टूट पड़ा। केटलिन ने तुरंत पीछे हटकर उनके अटैक को डॉज किया। फिर उसने अपना वेपन निकाला और सिर्फ एक स्विंग में पूरे ग्रुप को खत्म कर दिया। साइड से फेलिशिया और शुत्रा ये सब देख रहे थे। फेलिशिया को वही दिखा जिसकी उसे उम्मीद थी। शुत्रा ने भी समझ लिया कि चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तभी केटलिन की नज़र शुत्रा पर पड़ी। उसने पूछा कि वो अभी तक रिट्रीट क्यों नहीं हुआ। शुत्रा ने कहा कि वो उससे बचाने आया था, लेकिन अब लग रहा है कि उसकी ज़रूरत ही नहीं थी। केटलिन उसकी बात समझ नहीं पाई और कंफ्यूज हो गई। फिर उसकी नज़र फेलिशिया पर पड़ी। वो तुरंत दौड़कर उसे गले लगा लेती है। वो उसे सुरक्षित देखकर बहुत खुश थी। फेलिशिया हल्का सा ब्लश करती है और कहती है कि वो बस बेवजह ज्यादा चिंता कर रही थी। शुत्रा ये सब देखकर नोटिस करता है कि दोनों के बीच काफी क्लोजनेस है। तभी उसने अपने मिनी मैप पर मूवमेंट देखा। एनिमीज फिर से घूमकर उनकी तरफ आ रहे थे। इसका मतलब साफ था, उन्हें तुरंत रिट्रीट करना होगा। उन्होंने शुत्रा को आगे चलने दिया और खुद पीछे से कवर देने लगे। पोर्टल के पास पूरी आर्मी इंतजार कर रही थी। कुछ समय बाद तीनों, शुत्रा, फेलिशिया और केटलिन, सुरक्षित बाहर निकल आए। फेलिशिया ने केटलिन से पूछा कि क्या सच में पोर्टल शुत्रा ने ही ढूंढा था। केटलिन ने इसकी पुष्टि की और बताया कि इस पूरे ऑपरेशन में उसका बहुत बड़ा रोल था। फेलिशिया ये सुनकर हैरान रह गई। उसे समझ नहीं आया कि वो इतनी जल्दी इतना बदल कैसे गया। उधर जब दोनों उसके बारे में बात कर रही थी, शुत्रा अलग जाकर कैराक से बात करने लगा। क्रिस ने देखा कि सब लोग सेफली वापस आ गए हैं। केटलिन अपने भाई को देखकर खुश हो गई और उसने फेलिशिया को प्राउडली इंट्रोड्यूस किया, जिसे वो वापस लेकर आई थी। फेलिशिया ने उसे ग्रीट किया और कहा कि काफी समय हो गया है। क्रिस कुछ सेकंड तक चुप रहा, फिर बोला कि हाँ, सच में काफी समय हो गया है। उस पल दोनों के बीच एक हल्की लेकिन साफ अनकंफर्टेबल टेंशन महसूस हो रही थी। गुफा के एक हिस्से में क्रिस, फेलिशिया, केटलिन और शुत्रा एक साथ इकट्ठा हुए। क्रिस ने बताया कि जनरल बैंडल की साइड भी जीत गई है। याकजान ने अपना कैंप जलता हुआ देखकर लड़ाई छोड़ दी और भाग गया। शुत्रा ने पूछा कि याकजान कौन है। केटलिन ने बताया कि वो स्कारलेट लाइटनिंग ट्राइब का चीफ है। उसने हल्के से ताना मारा कि क्या वो इतना जल्दी भूल गया। फेलिशिया ने पूछा कि क्या याकजान ने सरेंडर कर दिया। क्रिस ने साफ किया कि उसने सरेंडर नहीं किया, वो बस कहीं और भाग गया है। अगर वो बिखरे हुए एलाइज को फिर से इकट्ठा कर लेता है तो वो अभी भी एक ठीक ठाक ताकत बना सकता है। इसी वजह से क्रिस ने प्लान किया कि काइचेन के बड़े भाई कायरो की फोर्सेस पर हमला किया जाए। अगर याकजान उनसे जा मिला तो सिचुएशन बहुत हेडेक बन सकती है। इस टॉपिक के बाद क्रिस ने फेलिशिया से पूछा कि वो वहां तक आखिर आई क्यों थी। फेलिशिया ने बताया कि वो पास के रुइंस की रिसर्च कर रही थी और जब उसने बैटल की खबर सुनी तो मदद के लिए आ रही थी, लेकिन रास्ते में ही कैप्चर हो गई। क्रिस ने सीधा पूछा कि क्या वो सच बोल रही है। फेलिशिया ने उल्टा सवाल कर दिया, क्या उसे लगता है कि वो झूठ बोल रही है। दोनों एक दूसरे को घूरने लगे। कुछ सेकंड के लिए माहौल फिर से भारी हो गया। क्रिस ने समझदारी दिखाते हुए बात को वहीं खत्म कर दिया। फिर उसने सबको आराम करने के लिए कहा। ओगर्स अपना खाना खाने लगे और बाकी लोग अपने जख्मों का इलाज करने लगे। इस बीच शुत्रा अपने स्किन्स चेक कर रहा था। उन्हें देखकर उसे अच्छा लग रहा था, लेकिन कॉम्बैट में असली काम आने वाला सिर्फ ऑरा ही था। तभी अचानक किसी ने उसे बुलाया। वो फेलिशिया थी। उसने देखा कि फेलिशिया ने कपड़े बदल लिए थे। उसने पूछा कि क्या वो अंदर आ सकती है। शुत्रा ने पूछा कि वो इस वक्त यहाँ क्यों आई है। फेलिशिया उसके पास आई, उसका नाम लिया और उसका हाथ पकड़ लिया। ये देखकर शुत्रा चौंक गया, लेकिन उससे भी ज्यादा तब शौक हुआ जब फेलिशिया ने उससे अपने कपड़े उतारने को कहा। उसके गाल लाल हो गए। वो पूरी तरह कंफ्यूज्ड हो गया। उसके दिमाग में अजीब ख्याल आने लगे। फेलिशिया ने दोबारा कहा, लेकिन इस बार उसने पूछ लिया, क्यों? उसकी नजरें अनजाने में फेलिशिया के चेहरे और होठों पर चली गई। फेलिशिया ने सीधा पूछा, क्या वो उससे ट्रीटमेंट नहीं लेना चाहता? शुत्रा एकदम चुप रह गया। तब फेलिशिया ने साफ किया कि पहले जो उसने किया था वह सिर्फ बेसिक फर्स्ट एड था। संभव है कि उसे अंदरूनी चोट लगी हो, इसलिए वह उस पर प्रॉपरली हीलिंग मैजिक कास्ट करना चाहती थी। शुत्रा के दिमाग में एक पल के लिए आया कि वह उसे यहां तक कैसे ले आया। फेलिशिया ने पूछा कि क्या उसके शरीर में कोई समस्या है, क्योंकि थोड़ी देर पहले उसमें से रोशनी निकल रही थी। शुत्रा ने कैजुअली कहा कि ऐसा कभी कभी होता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। फिर उसने कहा कि उसे उससे एक रिक्वेस्ट करनी है।
और यह ऐसा काम है जो सिर्फ फिलिशिया ही कर सकती है। इसके बाद शुत्रा ने उससे हीलिंग मैजिक सीखना शुरू किया। उसे मिले क्योर लेवल 1 स्टेटस एलिमेंट्स रिकवर करने के लिए, क्योर पॉइजन लेवल, पॉइजन से रिकवर करने के लिए क्योर डिजीज लेवल 1, बीमारी से रिकवर करने के लिए वह काफ़ी सेटिस्फाइड था। फिलिशिया ने उसकी रिक्वेस्ट को बिना झिझक एक्सेप्ट किया और उसी की वजह से वह 3 हीलिंग स्पेल्स सीख पाया। इसके अलावा यह वही दिन था जिसका उसे इंतजार था। केटलिन ने उसे बताया कि बीस्ट फिस्ट आर्ट की कई ब्रांचेस होती है। अब शुत्रा आखिरकार बीस्ट फिस्ट आर्ट सीख सकता था और उसी दिन वह वेयरवुल्फ ब्रांच सीखने वाला था। बीस्ट फिस्ट आर्ट एक मार्शल आर्ट है जो लाइकेंथ्रोप्स का सिंबल माना जाता है। इनमें से वेयरवुल्फ बीस्ट फिस्ट आर्ट को बीस्ट गॉड फिस्ट आर्ट की फाउंडेशन माना जाता है। शायद यही कारण था कि केटलिन ने उसे यही मार्शल आर्ट सिखाने का फैसला किया। बीस्ट फिस्ट आर्ट में एक्सटर्नल ऑरा और इंटरनल ऑरा दोनों का इस्तेमाल किया जाता है। उस दिन केटलिन का प्लान साफ था, वह उसे इंटरनल ऑरा के बेसिक्स सिखाने वाली थी। उसने शुत्रा से कहा कि वह अपनी आंखें बंद करे और ऑरा पर ध्यान लगाए। शुत्रा ने जैसे ही फोकस किया उसे महसूस होने लगा ऑरा, जीवन की शक्ति। ऑरा सोल की पावर के बहुत करीब होती है और जब इसे एक्सट्रीम तक ले जाया जाए तो यह खुद सोल की पावर बन जाती है। अचानक एक तेज रोशनी उसके सामने चमकी जिसने उसे कुछ पल के लिए अंधा सा कर दिया। फिर सिस्टम ने उसे नोटिफाई किया उसे एक नया पैसिव स्किल मिला है, प्रोटैगनिस्ट्स फिजिक लेवल 1। यह उसने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था। इस स्किल का इफेक्ट था फिजिकल स्किल्स की ट्रेनिंग एफिशिएंसी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। लेवल बढ़ने पर नए ट्रेड्स अनलॉक होते हैं। यह सीधा सीधा एक ब्रोकन स्किल था। अब उसके पास 3 पावरफुल पैसिव स्किल्स थे। प्रोटैगनिस्ट्स फिजिक लेवल 1 बीमारी से रिकवर करने के लिए बहुत बढ़ाता है। एक्सट्रीम डीमंस बॉडी लेवल 1 मैजिक ट्रेनिंग एफिशिएंसी थोड़ा बढ़ाता है। हीरोज ब्लड लेवल 1 डिवाइन पावर ट्रेनिंग एफिशिएंसी थोड़ा बढ़ाता है। यह स्किन्स किसी भी तरह से जेफिर या लॉक के पैसिव स्किल से कम नहीं थे। और सबसे खतरनाक बात, जैसे जैसे इनका लेवल बढ़ेगा सिस्टम नए ट्रेड्स ऐड करता जाएगा, यानी पूरी नई एबिलिटीज अनलॉक होंगी। यह सोचकर शुत्रा के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आ गई। उसे समझ आ गया यही असली मतलब है प्रोटैगनिस्ट होने का। वह अंदर से काफी एक्साइटेड था। तभी केटलिन ने उसे डांट दिया, वह डिस्ट्रैक्टेड हो रहा था। उसने उसे कॉन्सेंट्रेट करने को कहा। शुत्रा ने तुरंत माफी मांगी। अब वक्त था कि वह सच में बीस्ट फिस्ट आर्ट सीखना शुरू करे। कुछ समय बाद उसने बीस्ट फिस्ट आर्ट लेवल 1 हासिल कर लिया। उसकी प्रोग्रेस देखकर केटलिन भी इंप्रेस्ड थी। शुत्रा ने बेसिक मूवमेंट्स इतनी जल्दी और इतनी एक्यूरेसी से परफॉर्म किए कि वह अलग ही लेवल पर लग रहा था। यहाँ तक कि खाली हाथ होने के बावजूद ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वह को डेडली वेपन चला रहा हो। केटलिन उसे अगली टेक्निक सिखाने ही वाली थी। तभी अचानक एक वुल्फ उसके पास आया और उसने रिपोर्ट किया कि कुछ बहुत बुरा हुआ है। उसी समय क्रिस ने अनाउंस किया कायराम की यूनिट गायब हो गई है। यह सुनकर सभी चौंक गए। ऐसा लग रहा था कि कैरम को उनके प्लान की भनक लग चुकी थी। केटलिन ने पूछा कि अब क्या करेंगे। जनरल बैंडल की इंटेलिजेंस के मुताबिक याकुजान और कैरम उस जगह मिलने वाले थे जो उनके मैप में मार्क की गई थी। टेरेन और लोकेशन को देखते हुए इसकी प्रोबेबिलिटी काफी हाई थी। शुत्रा को साफ महसूस हो रहा था अब उन्हें रिस्क लेना ही पड़ेगा। क्रिस ने अनाउंस किया कि अब से वे जनरल बैंडल की फोर्सेस के साथ जुड़ेंगे। मेन आर्मी के साथ मिलकर वे स्कारलेट लाइटनिंग ट्राइब के खिलाफ फुल स्केल बैटल शुरू करेंगे। इसी बीच स्कारलेट लाइटनिंग ट्राइब सब्जुगेशन आर्मी के मेन बेस पर जनरल बैंडल ने प्रिंस क्रिस का स्वागत किया। क्रिस ने भी उसे ग्रीट किया और कहा कि वो बिल्कुल भी नहीं बदला है। बैंडल ने प्रिंसेस केटलिन का भी स्वागत किया। काफी समय बाद उनकी मुलाकात हो रही थी। फिलिशिया ने उससे उसके सबॉर्डिनेट्स के बारे में पूछा तो उसने जवाब दिया कि सब ठीक है। शुत्रा दूर से बैंडल को देख रहा था। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। नाइट सागा में बैंडल उसका सबसे पसंदीदा कैरेक्टर था। शायद इसी वजह से उसकी सख्त पर्सनैलिटी के बावजूद भी वो उसे अजीब तरह से फेमिलियर लग रहा था। शुत्रा उसके पास गया और खुद को इंट्रोड्यूस किया। बैंडल ने उसे ध्यान से देखा और फिर उसका हाथ पकड़कर हैंडशेक एक्सेप्ट कर लिया। उसी समय एक अलग रेल में वो गॉडेस दिखाई दी जिससे शुत्रा पहले मिल चुका था और उसके साथ एक और महिला भी थी। उसके बाल सुनहरे और कर्ली थे। उसकी आंखें नीली थी। उसने नाक और मुंह को ढकने वाला मास्क पहना हुआ था और उसका पूरा शरीर आर्मर से ढका हुआ था। उसके चारों तरफ फ्लेम्स घूम रही थी। दोनों एक दूसरे को देख रही थी
और फिर उनकी नज़र शुत्रा पर गई जो उनके सामने खड़ा था। शुत्रा उस दृश्य से ओवरवेल्म्ड हो गया। उसके दिमाग में सिर्फ दो चीज़ें गूंजने लगी, कॉन्क्वेस्ट और वॉर। अचानक वो जाग गया। वो अपने बिस्तर पर बैठा था, अपने सपने को लेकर कंफ्यूज्ड। उसे पूरा यकीन था कि वो नीली और लाल आंखों वाली महिला से पहले मिल चुका है, लेकिन लाल आर्मर वाली महिला कौन थी इसका उसे कोई अंदाजा नहीं था। तभी कैरिक ने उसका टेंट खोला और बताया कि अब उन्हें निकलना है। शुत्रा उठकर बाहर आया। उनकी स्क्वाड पूरी तरह से तैयारी में लगी हुई थी। सामान मूव किया जा रहा था। सब लोग बिजी थे। उस बैटल के बाद शुत्रा को लेफ्ट फ्लैंक पर तैनात किया गया। सेंटर में जनरल बैंडल खुद कमांड कर रहा था, जबकि राइट साइड क्रिस और केटलिन के पास थी। तेज और फुर्तीले डार्क एल्स को एक अलग यूनिट में रखा गया था, रियर गार्ड के लिए। मार्च शुरू हुआ और वक्त कब निकल गया पता ही नहीं चला। अचानक शुत्रा खुद को बैटलफील्ड के बीचों बीच खड़ा पाता है। चारों तरफ हजारों सैनिक, इसलिए ओगर सोल्जर्स की भीड़ में वो लगभग दिख ही नहीं रहा था। जनरल बैंडल ने जोर से आदेश दिया, बैटल फॉर्मेशन में आ जाओ। उसने सबको हाइप करते हुए कहा कि आज दुश्मनों को दर्द का असली मतलब सिखाना है। सभी ट्रूप्स आगे बढ़े। दुश्मन पहले से डिफेंस फॉर्मेशन में खड़े थे। फ्रंट में खड़ा एनिमी लीडर उन्हें देखकर मुस्कुराया और उन्हें बेवकूफ कहा। अचानक पीछे जोरदार एक्सप्लोजन हुआ। बैंडल एक पल के लिए कंप्लीटली कॉट ऑफ गार्ड हो गया। शॉक इतना बड़ा था कि वो कुछ सेकंड के लिए फ्रीज हो गया। कारण साफ था, एनिमी के पास एक जायंट मैमथ था। उसने उसे स्वॉम्प मैमथ कहा, और जैसे ही वो दिखा, अलग अलग जगहों पर एक साथ कई एक्सप्लोजन्स होने लगे। उनकी आर्मी के कई सैनिक उसमें फंस गए। बिना रिएक्ट करने का मौका मिले वे इधर उधर उछल गए, पूरी तरह बर्बाद। कैरिक और शुत्रा दोनों शॉक्ड रह गए। शुत्रा को तुरंत समझ आ गया वे ट्रैप में फंस चुके हैं। दुश्मनों को शुरू से ही सब पता था। स्वॉम्प मैमथ, नाम के मुताबिक दिखने में मैमथ जैसा, लेकिन उसका साइज और पावर किसी भी सामान्य मैमथ से कहीं ज्यादा था। सीधे शब्दों में वो एक चलता फिरता मॉन्स्टर था। और तभी एक विशाल क्रोकोडाइल जैसा पैर जमीन पर पड़ा। एक और एनिमी यूनिट बैटलफील्ड में आ गई। जब सबने पीछे मुड़कर देखा, वहां लिजर्डमैन थे। क्रिस गुस्से से भर गया। उसे समझ आ गया दुश्मन शुरू से उन्हें खेल रहा था। केटलिन ने तुरंत कहा कि उन्हें रिट्रीट करना चाहिए और सही मौका ढूंढना चाहिए, लेकिन क्रिस ने आर्ग्यू किया, अगर रिट्रीट ठीक से नहीं हुआ तो नुकसान और भी बड़ा हो सकता है, यहां तक कि पूरी आर्मी खत्म हो सकती है। केटलिन ने साफ कहा, अगर वे यहीं टिके रहे तो कैजुअल्टीज बस बढ़ती ही जाएंगी, इसलिए तुरंत डिसीजन लेना जरूरी है, और उसने जोर देकर रिट्रीट करने को कहा। क्रिस ने अपनी फोर्सेस का ध्यान अपनी तरफ खींचा। आगे क्या करना है अब वही तय करेगा। क्रिस ने तुरंत कमांड दिया कि मेजेस रेयर में डिफेंसिव लाइन बनाए और जितनी देर हो सके दुश्मनों को रोक कर रखे। बाकी ट्रूप्स जल्दी जल्दी फॉर्मेशन में आए और रिट्रीट की तैयारी करने लगे। लेकिन तब तक लिजर्डमैन टूट पड़े। वे ओगर्स को बेरहमी से काटने लगे। एक लिजर्डमैन सीधे शुत्रा की तरफ कूदा, लेकिन उससे पहले ही कैरिक ने पीछे से वार करके उसे गिरा दिया। फिर उसने जोर से शुत्रा पर चिल्लाया, होश में आ जाओ, एक गलत कदम और सब यही मर जाएंगे। उस पल शुत्रा को एहसास हुआ, कैरिक सही कह रहा है, ये अब कोई गेम नहीं था। उधर क्रिस चारों तरफ से एनिमी से घिरा हुआ था, लेकिन वो लगातार लड़ता रहा। उसने जोर से आदेश दिया, किसी भी हालत में जिंदा लौटना है। वो अपने आदमियों को यूं मरते हुए नहीं देखना चाहता था। कैंप में जो लोग बचकर लौट आए थे उनका इलाज किया जा रहा था। इसी बीच क्रिस, केटलिन, फेलिशिया, शुत्रा और जनरल बैंडल एक मीटिंग में बैठे। क्रिस ने साफ कहा ये उसकी गलती थी, उसे पहले ही शक करना चाहिए था। जनरल बैंडल ने उसे रोका और कहा, जो हो गया सो हो गया। अब उनके पास सिर्फ दो रास्ते हैं, पूरी तरह विथड्रॉ करना या डीमन किंग्स कैसल से रीइंफोर्समेंट्स मांगना। क्रिस ने इस बात से सहमति जताई। अब वो अपनी बेकार की ईगो के कारण अपने सोल्जर्स को मरने नहीं दे सकता था। वो डिसीजन लेने ही वाला था। तभी फेलिशिया ने बीच में कहा कि उसके पास एक आइडिया है। फेलिशिया ने बताया कि वो इस इलाके में शुरू से क्यों आई थी। वो एक रूइन एक्सप्लोर करने आई थी, और उस एक्सप्लोरेशन का डेस्टिनेशन था गिश्का माउंटेन्स के अंत में स्थित एक जगह। फेलिशिया भले ही एक पावरफुल मेज हो, लेकिन वो कॉम्बैट फोकस्ड कैरेक्टर नहीं थी। उसकी असली स्ट्रेंथ थी रिसर्च और एंशिएंट रूइंस की इन्वेस्टिगेशन। उसने मैप खोला और समझाया कि वो काफी समय से एक खास रूइन पर रिसर्च कर रही थी, एक ऐसी जगह जो लगभग 1500 सालों से मौजूद मानी जाती है।
उसका नाम था एनकिडू द अर्थ ड्रैगन्स लेयर। एनकिडू एक ड्रैगन जो मैग्मा से जन्मा था। उसने अपने लेयर और खजाने की रक्षा के लिए कई गार्डियंस रखे हुए थे, और उन गार्डियंस में शामिल थे ड्वार्फ्स जो कभी गिश्का माउंटेन्स में रहते थे। अब कहानी यहाँ से एक नए डायरेक्शन में मुड़ने वाली थी। एनकिडू ने ड्वार्फ्स को अपने लेयर की रक्षा के लिए खास हथियार दिए थे। उनमें सबसे अहम था एनविल दैट गिव्स बर्थ टू थंडर। ये एक पावरफुल रेलिक था। इसके जरिए ट्रेजर गार्डियंस के रूप में बनाए गए गोलेम्स कैमिस को कंट्रोल किया जा सकता था, और उससे भी खतरनाक आर्मी स्केल मैजिक कास्ट किया जा सकता था। फेलिशिया ने जोर देकर मेज पर हाथ मारा और कहा, अगर उन्हें जीतना है तो यही उनका एकमात्र रास्ता है। उसने साफ बताया कि वो शुरुआत से ही इसी चीज के लिए यहां आई थी। जनरल बैंडल ने पूछा, क्या उसे उस एनविल की एग्जैक्ट लोकेशन पता है? फेलिशिया ने सीधे कहा, नहीं, उसे बस इतना ही पता है। क्रिस ने ठंडे लहजे में कहा, आखिर में यह जानकारी ज्यादा काम की नहीं है। उन्हें नहीं पता कि दुश्मन अगला हमला कब करेगा, तो वो किसी बेवकूफ़ी भरे ट्रेजर हंट के लिए सबकी जान रिस्क में नहीं डाल सकता। उसकी बात सुनकर फेलिशिया को गुस्सा आ गया। तभी शूत्रा ने बीच में कहा, वो एनविल सच में मौजूद है। फेलिशिया उसकी बात सुनकर चौंक गई। असल में जब शूत्रा इंगोंग ने गेम में हीरो लॉक के रूप में खेला था, तब वो उस रेलिक से मिल चुका था। लेकिन यहाँ उसने बस इतना कहा कि उसने ड्वार्वन रून्स की स्टडी करते वक्त इसके बारे में पढ़ा है। और फिर इसने एक और बात जोड़ी, सबसे बढ़कर वो फेलिशिया पर भरोसा करता है। फेलिशिया की आंखें चौड़ी हो गईं। वो सच में उसकी बात से प्रभावित हो गई। लेकिन शूत्रा के लिए यह बस पॉइंट्स कमाने का मौका था। क्रिस ने तुरंत कहा, यह ट्रस्ट की बात नहीं है। वो इस पर और समय बर्बाद नहीं करना चाहता। अंदर ही अंदर शूत्रा इरिटेट हो रहा था। क्रिस जरूरत से ज्यादा जिद्दी बन रहा था। शूत्रा ने फिर जोर देकर कहा, गंदारवा ट्राइब में भी इस जगह के बारे में एक सिमिलर लेजेंड मौजूद है। इसका मतलब रूइंस का एंट्रेंस यहीं आसपास होने की काफी संभावना है। उसने कॉन्फिडेंटली कहा कि अगर वो खुद स्काउटिंग पर जाए तो वो एंट्रेंस ढूंढ सकता है। और उसने यह भी वादा किया, अगर वो फेल हुआ तो सारी जिम्मेदारी उसकी होगी। फिर उसने ठोस आवाज में क्रिस से कहा, कम से कम एक बार उस पर भरोसा करे। लेकिन क्रिस अभी भी अपनी बात पर अड़ा हुआ था। क्रिस आखिर तक मानने को तैयार नहीं था। तो शूत्रा ने भी फैसला कर लिया, अब वो भी पूरी तरह पुश करेगा। उस रात वे फैंटम स्टीड पर सवार हुए। ये एक घोड़ा था जिसे फेलिशिया ने समन किया था, और वो आसमान में उड़ सकता था। इस मिशन पर फेलिशिया, केटलिन, शूत्रा, कैरक और 2 और सोल्जर्स निकले। शूत्रा अंदर ही अंदर खुश था। वो आखिरकार एनविल ढूंढने के लिए निकल ही पड़ा था। वो सोच ही रहा था कि आगे क्या करना है, तभी कैरक जोर से चिल्लाया। वो उस उड़ने वाले स्टीड से डर रहा था, इसलिए उसने शूत्रा से कहा कि वो कसकर पकड़कर बैठे, वरना गिर सकता है। शूत्रा ने उसे आश्वासन दिया कि वो ठीक रहेगा। असल में उसे पूरा भरोसा था, क्योंकि जब वो गेम में जेफिर के रूप में खेलता था, तब वो इस तरह की राइड्स का आदी था। उसने अपना मिनी मैप चेक किया। इस स्पीड पर उन्हें रूइंस के एंट्रेंस तक पहुंचने में लगभग 1 घंटा लगना चाहिए था, और मिनी मैप होने की वजह से रूइंस को ढूंढना मुश्किल नहीं था। असल समस्या कुछ और थी। वो बाकी लोगों को कैसे गाइड करेगा बिना ये दिखाए कि उसे पहले से सब पता है। उसने काफी सोचा, लेकिन कोई सॉलिड आइडिया नहीं आया। आखिर में उसने तय किया, जब तक पहुंचते हैं तब तक कुछ न कुछ सोच लेगा। उसे भरोसा था कि समहाउ मैनेज हो जाएगा। जब वे वहां पहुंचे तो उसने बिना सोचे समझे एक एक्सप्लेनेशन देना शुरू कर दिया। उसने कहा कि जब उसने पोर्टल एक्टिवेट किया था, तब उसने टनल्स के मैप्स को ध्यान से स्टडी किया था। उनमें एक पैटर्न था, एक कंसिस्टेंसी। तो अगर वो टेरेन और टनल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स को कंबाइन करे तो वो एनविल की लोकेशन का अंदाजा लगा सकता है। ये सब बोलने के बाद उसने सबके चेहरे देखे, ये चेक करने के लिए कि उसका ये रैंडम लॉजिक काम आया या नहीं। सबने बस इतना पूछा, इसका मतलब क्या है? शूत्रा अंदर ही अंदर चाहता था कि वे ज्यादा सवाल ना करे। तभी फेलिशिया ने बात खत्म करते हुए कहा, बस लीड करो। उसने कहा कि वो समझ गई है, तो अब वो सीधे रास्ता दिखाए। शूत्रा को खुद यकीन नहीं हुआ। उसका ब्लफ सच में काम कर गया। वो आगे बढ़ा और सब उसके पीछे चलने लगे। लेकिन थोड़ी ही देर में रास्ता ब्लॉक हो गया। कैरक ने पूछा,
क्या उसे पूरा यकीन है कि यही रुइंस का एंट्रेंस है, क्योंकि ये तो वैसा बिल्कुल नहीं लग रहा। शुत्रा ने साफ किया, उसने ये कभी नहीं कहा कि वे एंट्रेंस की तरफ जा रहे हैं। फिर उसने केटलिन की तरफ देखा और पूछा, क्या वो इस रास्ते को तोड़ सकती है? केटलिन थोड़ा चौंक गई, क्योंकि उसने सीधे उसी से ये रिक्वेस्ट की थी। शुत्रा ने केटलिन से कहा कि वो उस जगह पर जोर से वार करे, तो उसने कोशिश की। फेलिशिया ने तुरंत समझ लिया कि एनविल दैट गिव्स बर्थ टू थंडर शायद उस चट्टान के अंदर छिपा हो सकता है। शुत्रा ने अपनी बात समझाते हुए कहा, उसकी कैलकुलेशन के हिसाब से अगर वे यहां से तोड़कर अंदर जाते हैं तो उन्हें डंजन के गार्डियन से लड़ना नहीं पड़ेगा। इसलिए उसने केटलिन से साफ कहा, दीवार तोड़ दो। फेलिशिया को यह सुनकर यकीन ही नहीं हुआ। उसने उसे बेवकूफ़ कहा। क्या वो सच में उम्मीद कर रहा है कि केटलिन अपने मुक्के से चट्टान तोड़ दे? उसने ताना मारा, क्या उसे लगता है केटलिन कोई सीज वेपन है? लेकिन सच ये था कि शुत्रा के पास और कोई तरीका नहीं था। तभी फेलिशिया ने अपना हाथ उठाया और उसमें हवा का एक तेज घूमता हुआ भंवर बना दिया। उसने बताया, रूइन एक्सप्लोरर्स हमेशा डिस्ट्रक्शन और एक्सप्लोसिव्स का भी ज्ञान रखते हैं। फिर उसने उस हवा को चट्टान की तरफ फेंका। एक जोरदार धमाका हुआ, चट्टान का एक हिस्सा टूट गया और वहीं एक एंट्रेंस बन गया। फेलिशिया खुद हैरान रह गई, उन्हें रेलिक इतनी जल्दी मिल गया। उसने पूछा, क्या वही हाफ डोम स्ट्रक्चर उस एनविल की जगह है? शुत्रा ने अंदाजा लगाया, ये शायद फाइनल सेफगार्ड है और इसके अंदर ही एनविल छिपा है। कैरिक ने पूछा, तो क्या उन्हें बस इसे तोड़ देना है? शुत्रा ने तुरंत मना किया, अगर उन्होंने इसे ऐसे ही तोड़ दिया तो अंदर का एनविल डैमेज हो सकता है। इसलिए वो मैकेनिज्म ढूंढने लगा जिससे इसे सही तरीके से खोला जा सके। फेलिशिया उसे ध्यान से देख रही थी। तभी उसकी नज़र पास खड़ी स्टैचूज पर पड़ी। उसे कुछ अजीब लगा। कुल 9 स्टैचूज थी, लेकिन उनमें से सिर्फ 3 के हाथ में हथियार थे, बाकी 6 खाली थी। केटलिन ने भी ये बात नोटिस की और कहा, शायद उन्हें बाकी स्टैचूज को भी हथियार देने चाहिए। फेलिशिया को लगा कि बात इतनी सिंपल नहीं है, क्योंकि जो हथियार उन 3 स्टैचूज के पास थे वे ड्वार्वन क्राफ्ट्समैनशिप के थे। इसका मतलब बाकी स्टैचूज को भी ड्वार्वन वेपन्स ही चाहिए होंगे। अब सवाल था, अचानक से 6 ड्वार्वन वेपन्स कहाँ से आएंगे? तभी शुत्रा ने कैजुअली कहा, उसके पास ऐसे 6 हथियार पहले से है। पहले वो उनका इस्तेमाल नहीं कर पाया था क्योंकि उसका लेवल कम था, इसलिए उसने उन्हें इन्वेंट्री में स्टोर कर लिया था। उसे खुद उम्मीद नहीं थी कि वे इस तरह काम आएंगे। उसने बताया कि पिछली टनल एक्सपेडिशंस के दौरान उसने बैकअप के लिए ये वेपन्स उठा लिए थे। कैरिक यह देखकर हैरान रह गया। वह सोच भी नहीं सकता था कि कोई अपने बैग में ऐसे 6 भारी हथियार लेकर घूम सकता है। वह काफी तेज दिमाग वाला था और अंदर ही अंदर शुत्रा को ऐसे शार्प इंस्टिंक्ट्स वाले ओगर से चिढ़ होने लगी थी। उसने बात को टाल दिया और कैरिक से कहा कि वह हथियार उठा ले क्योंकि वे भारी है। कैरिक ने शिकायत की कि शुत्रा कितना कमजोर है जो खुद नहीं उठा पा रहा। उन्होंने उन सोर्ड्स को स्टैचूज के हाथों में सेट कर दिया। जैसे ही ऐसा हुआ, स्टैचूज की आंखें चमक उठीं और रोशनी धीरे धीरे फैलने लगी। फिर वह हाफ डोम स्ट्रक्चर खुलने लगा। सभी की नजरें उसी पर टिक गईं। वे जानना चाहते थे कि अंदर क्या है। शुत्रा अंदर देखकर चौंक गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था, वह सच में वही था, एनविल दैट गिव्स बर्थ टू थंडर। फेलिशिया ने याद दिलाया कि रिकॉर्ड्स के अनुसार एनविल को एक्टिवेट करने के लिए एक फाइनल प्रोसीजर बाकी है। उसने तुरंत इंस्ट्रक्शंस देना शुरू किया। शुत्रा और कैरिक अपनी जगह पर ही रहेंगे, बाकी लोग सर्कल के 3, 6, 6 और 9 पोजीशंस पर खड़े होंगे। अब सबको उस डिस्क में मैना इन्फ्यूज करना था। ऑर्डर तय था, पहले फेलिशिया, फिर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बाकी लोग। मैना धीरे धीरे बढ़ाना था, एकदम से नहीं। सब अपनी जगह पर खड़े हो गए। फेलिशिया ने कहा, फोकस करो, अब शुरू करते हैं। उन्होंने मैना छोड़ना शुरू किया। कुछ देर बाद उसने शुत्रा से कहा, अपना मैना थोड़ा और पुश करो। जब लेवल सही हुआ, उसने उसे वहीं होल्ड करने को कहा। कॉन्सेंट्रेशन बिल्कुल नहीं टूटनी चाहिए। सब लगातार मैना फ्लो बनाए रखे हुए थे। एनविल पर मैना का असर पड़ने लगा, जैसे उसे स्ट्राइक किया जा रहा हो। शुत्रा पूरी ताकत से अपनी पोजीशन होल्ड कर रहा था। धीरे धीरे वो स्ट्रगल करने लगा। तभी अचानक एक तेज रोशनी आसमान की तरफ शूट हुई। पूरा कमरा धुएं से भर गया। शुत्रा कंफ्यूज्ड हो गया। उसे अपने आसपास कुछ वॉरियर्स दिखे और एक मॉन्स्टर भी। अलग अलग क्रीचर्स एक ही दिशा में मार्च कर रहे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। तभी एक आवाज गूंजी, मेरे वफादारों, मेरी बात सुनो। शुत्रा ने आवाज सुनी और आसमान की तरफ देखा।
एक विशाल शैडो उसके ऊपर छा गई। वो एक बहुत बड़ा उड़ने वाला क्रीचर था। उसने आदेश दिया, महान एनकिडू के सीक्रेट नेस्ट की रक्षा करो। उन्हें गेटकीपर बनना था जो डीमन रेल्म और ह्यूमन रेल्म के बीच खड़ा रहेगा। अचानक सब खत्म हो गया। शतरा वापस अपनी जगह पर था और जोर जोर से सांस ले रहा था। उसे पूरा यकीन था उसने जो देखा वो एक ब्लैक ड्रैगन था, शायद वही अर्थ ड्रैगन एनकिडो। फेलिशिया ने उससे पूछा, क्या उसने भी वही देखा? वो खुद भी ठीक हालत में नहीं लग रही थी। उसने बताया उसे एक विशाल ब्लैक ड्रैगन दिखा जिसके शरीर से मोल्टन लावा बह रहा था। कैरिक ने भी कहा उसे भी वही विजन दिखा। उसने पूछा, क्या सबने एक ही चीज देखी? फेलिशिया ने अंदाजा लगाया कि शायद हाँ, लेकिन इसका मतलब क्या है वो अभी क्लियर नहीं था। उसने एनविल की तरफ देखा और कहा, शायद इसे इस्तेमाल करने से सच्चाई सामने आएगी। कुछ पल सोचने के बाद उसने एनविल को छू लिया। तुरंत उसमें से एक तेज बैंगनी रोशनी निकल पड़ी। फेलिशिया के चारों तरफ काला धुआं घूम लगा। वो स्ट्रगल कर रही थी, कंट्रोल करना उसके लिए मुश्किल होता जा रहा था। शतरा तुरंत उसकी तरफ बढ़ा। वो उसे रोकना चाहता था, लेकिन तभी कुछ अजीब हुआ। अचानक फेलिशिया जोर से चीख पड़ी। केटलिन और कैरिक दोनों घबरा गए। उसी समय शतरा भी जोर से चिल्लाया, जैसे कोई आवाज उसके अंदर गूंज रही हो। अर्थ ड्रैगन एनकिडो को कॉन्कर करो। यह एक ट्रायल था उन लोगों के लिए जिन्हें कोई परमिशन नहीं दी गई थी, और यहां कॉन्कर का मतलब साफ था, पूरी तरह डोमिनेट करना। केटलिन और कैरिक बस खड़े रह गए। जो वे देख रहे थे वो समझ से बाहर था। शतरा के शरीर से रोशनी निकल रही थी। उसके हाथ में एक काला हैमर था, लेकिन वो खुद जैसा नहीं लग रहा था। उसकी दाईं आंख पूरी तरह काली हो चुकी थी। इसी बीच टेम्परेरी कैंप पर एक एनिमी क्लिफ के किनारे से उन्हें देख रहा था। कैंप दो क्लिफ्स के बीच में लगा हुआ था। एनिमी ने सोचा, ये लोग कितने बेवकूफ हैं, सोचते हैं यहां छिपकर बच जाएंगे। एक ऑर्क ने पूछा, अब क्या करना है? वह लॉर्ड यकाजन के आदेश का इंतजार कर रहा था। यकाजन ने अपनी आर्मी को देखा और कहा, तैयार हो जाओ, वे टेम्परेरी कैंप में बचे हुए लोगों को खत्म कर देंगे। ओगज ने अचानक आसमान में एक तेज रोशनी देखी। रात होने के बावजूद अगले ही पल आग के गोले, फायरबॉल्स आसमान से बरसने लगे। वे सीधे कैंप पर गिरने लगे। कई लोग तुरंत मारे गए और कई गंभीर रूप से घायल हो गए। फिर एनिमी आर्मी अपने स्वॉम्प मैमथ के साथ सीधे हमला करने आ गई। वे उन्हें पूरी तरह कुचलने के लिए तैयार थे। क्रिस और बाकी सभी पूरी तरह कॉट ऑफ गार्ड हो गए। वह गुस्से में था और चिंतित भी। सबसे खराब टाइमिंग था, क्योंकि ना केटलिन वहां थी न फेलिशिया। अगर यही चलता रहा तो वे पूरी तरह खत्म हो जाते। लगातार एक्सप्लोजन्स हो रहे थे और यकाजन क्लिफ के किनारे खड़ा ये सब देख रहा था। वह हंस रहा था। उसने डीमंस का मजाक उड़ाया, कहा कि वे बिना अपनी औकात जाने लड़ने चले आए और अब वही भुगत रहे हैं। उसने अपनी आर्मी को आदेश दिया, सबको खत्म कर दो। तभी कुछ अजीब हुआ। एक मेज ने महसूस किया कि उसका हाथ हिल ही नहीं रहा। स्वॉम्प मैमथ अचानक ग्लो करने लगा। उसकी आंखें बदल गईं और फिर उसने अपने ही एलाइज पर हमला कर दिया। यकाजन यह देखकर चौंक गया। उसने गुस्से में पूछा, ये क्या हो रहा है? उनका खुद का स्वॉम्प मैमथ उन पर ही क्यों हमला कर रहा है? क्रिस ने दूर से यह सब देखा। वह पूरी तरह स्टन्ड रह गया। कारण साफ था, शुत्रा के हाथ में एक काला हैमर था। उसे यकीन नहीं हो रहा था उन्होंने सच में एनविल ढूंढ लिया था। कुछ देर पहले शुत्रा ने उस एनविल को पकड़ा था। वह खुद कंफ्यूज था, इसलिए उसने पूछा, ये क्या है? फेलिशिया ने जवाब दिया, ये थंडर हैमर है जो उस एनविल का पैर है, और ऐसा लग रहा था कि एनकिडू ने उसे चुन लिया है। फेलिशिया खुद ठीक हालत में नहीं थी। उसके साथ खड़ी एल्फ ने उसे सहारा देकर खड़ा किया। शुत्रा अभी भी शॉक में था। तभी फेलिशिया ने उसे कहा, इसे इस्तेमाल करो। शुत्रा ने थंडर हैमर को देखा। एनकिडू की मैना ने उसे खुद ही सिखा दिया इसे कैसे यूज करना है। उसे वह शब्द याद आए, कॉन्कर, सबजुगेट, इनफोर्स ओबीडियंस। यही था उस एनविल को इस्तेमाल करने का तरीका। उसने थंडर हैमर उठाया और सबसे पहले उसने स्वॉम्प मैमथ को डोमिनेट करने का फैसला किया। अचानक एनविल से एक तेज बैंगनी रोशनी आसमान की तरफ गई। वह रोशनी स्वॉम्प मैमथ को घेर लेती है और अगले ही पल वह बेकाबू होकर रैम्पेज करने लगता है। ऑर्क्स कुछ समझ ही नहीं पाए अचानक उन पर हमला क्यों हो रहा है। उसी समय जनरल बैंडल ने भी हमला बोल दिया। अब दुश्मन चारों तरफ से घिर चुके थे। बैंडल ने यह देखकर अंदाजा लगा लिया, यह सब प्रिंस और प्रिंसेस का काम है।
उसने तुरंत अपनी आर्मी को आदेश दिया, किसी को भागने मत दो, सबको खत्म कर दो। दोनों तरफ से जोरदार टक्कर शुरू हो गई। एनिमी फाइट बैक करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हालात उनके खिलाफ जा रहे थे। याकाजन यह सब देख रहा था। वह समझ नहीं पा रहा था स्वॉम्प मैमथ ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है। उसके एडजुटेंट के पास भी कोई जवाब नहीं था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इतनी पावरफुल मैना को कौन कंट्रोल कर सकता है। उसने सजेस्ट किया, अभी रिट्रीट कर लेते हैं और बाद में मौका देखकर हमला करेंगे। लेकिन याकाजन को यह आइडिया पसंद नहीं आया। तभी उनके पीछे एक जोरदार एक्सप्लोजन हुआ। वह क्रिस था। उसने याकाजन से कहा, अब तेरे लिए सब खत्म हो चुका है। अगर वह सरेंडर कर दे तो उसकी मौत कम दर्दनाक होगी। याकाजन गुस्से में चिल्लाया और सीधा क्रिस पर हमला कर दिया। क्रिस की आंखें सख्त हो गई। उसने तुरंत बीस्ट गॉड फिस्ट आर्ट इस्तेमाल किया। एक पल के अंदर याकाजन का सिर उसके शरीर से अलग होकर जमीन पर गिर गया। यह देखकर उसका एडजुटेंट और मेज डर गए और भागते हुए चिल्लाने लगे, चीफ मर चुका है। याकाजान की मौत की खबर फैलते ही एनिमी ट्रूप्स डर से टूट गए। अब क्रिस की आर्मी के लिए बस बचे हुए स्ट्रैगलर्स को खत्म करना बाकी था। क्रिस ने सोचा, अगर उन दोनों शुत्रा और बाकी टीम ने ये सब न किया होता तो उनकी हालत बहुत खराब हो जाती। उसने आसमान की तरफ देखा और उम्मीद की कि उधर सब ठीक हो। उधर दूसरी तरफ एक स्क्रीन बैटलफील्ड दिखा रही थी। कैरेक को यकीन नहीं हो रहा था कि वे वही सीनरी देख रहे हैं जो इस वक्त स्वॉम्प मैमथ्स देख रहे थे। फेलिशिया ने समझाया, एनविल की मदद से सभी ट्रेजर गार्डियंस को कंट्रोल करना पॉसिबल है। मतलब एनविल की पावर के साथ स्कारलेट लाइटनिंग ट्राइब का अंत तय है। लेकिन वह विजिबली कमजोर हो चुकी थी। कुछ ही देर बाद उसका शरीर लड़खड़ाया और वह गिरने लगी। लेकिन लकीली उसके साथ वाली एल्फ ने उसे पकड़ लिया। एल्फ ने पूछा, क्या वह ठीक है? फेलिशिया ने कहा कि उसे बस थोड़ा रेस्ट चाहिए, फिर वह ठीक हो जाएगी। बाकी सोल्जर्स ने सजेस्ट किया कि उन्हें कहीं और जाकर आराम करना चाहिए। लेकिन तभी उन्हें एहसास हुआ, शुत्रा गायब है। इस बीच शुत्रा आखिरकार अकेले में ब्रीदिंग स्पेस लेकर आराम कर रहा था। तभी सिस्टम ने नोटिफाई किया, उसका लेवल अप हुआ है और उसका लेवल काफी ज्यादा बढ़ा था। उसने सोचा, शायद ये इसलिए हुआ क्योंकि उसने एनकेडू के रेलिक को कंट्रोल किया। फिर सिस्टम ने एक और नोटिफिकेशन दी, कॉन्क्वेस्ट स्किल का लेवल बढ़ गया है। उसने स्क्रीन खोली और देखा कि अंडर द किंग्स बैनर भी लेवल अप हो चुका है। अब उसे समझ आया, ये स्किल कॉन्क्वेस्ट के साथ साथ ही लेवल अप होती है। वह अभी भी पूरी तरह मैकेनिक्स नहीं समझता था, लेकिन अगर उसका मेन स्किल मजबूत हो रहा है तो वही उसके लिए सबसे बड़ी बात थी। उसने एक और स्किल नोटिस की, किंग्स नाइट। वह सोचने लगा कि ये कैसी स्किल होगी। नाम से तो ये किसी समनिंग स्किल जैसी लग रही थी। तभी किसी ने उसे पुकारा। वह केटलिन थी। शुत्रा को याद आया कि वह बिना कुछ बताए ही निकल गया था। वह माफी मांगने ही वाला था, तभी केटलिन ने उसके सिर पर हल्का सा मार दिया। उसने उसे डांटा, ऐसे गायब मत हुआ करो। शुत्रा ने तुरंत माफी मांगी। केटलिन ने बात छोड़ दी क्योंकि वह सेफ था, लेकिन उसने कहा कि अब उन्हें जल्दी वापस लौटना होगा। ऐसा लग रहा था कि उन्हें रात बाहर ही कैंप करना पड़ेगा। शुत्रा ने सोचा था कि वे सीधे टेम्पररी कैंप लौटेंगे, लेकिन केटलिन ने कहा, हाँ, ओरिजिनल प्लान तो वही था, लेकिन एक दिक्कत आ गई। शुत्रा को क्यूरियोसिटी हुई कि क्या हुआ है। तभी उसे पता चला कि फेलिशिया बेहोश हो गई है। वह अभी अभी स्कारलेट लाइटनिंग ट्राइब की कैद से छूटी थी और उसके बाद उसने खुद को जरूरत से ज्यादा पुश कर दिया था। केटलिन ने बताया, बेहोश होने से पहले फेलिशिया ने कहा था कि वह सिर्फ रेस्ट लेकर ठीक हो जाएगी, लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि वह कब तक होश में आएगी। और सबसे बड़ी समस्या, उसके बिना वे फैंटम स्टीड समन नहीं कर सकते। इसलिए फिलहाल उन्हें यही रुककर उसकी हालत पर नजर रखनी होगी। शुत्रा फेलिशिया को लेकर चिंतित था। उस रात सब सो चुके थे सिवाय शुत्रा के। उसे अजीब लग रहा था, इतना कुछ होने के बाद भी उसे थकान महसूस नहीं हो रही थी। उसे लगा शायद लेवल अप होने की वजह से उसका स्टैमिना पूरी तरह रिकवर हो गया है। वह सुबह तक यूं ही बैठा रहने का सोच रहा था, लेकिन फिर उसे याद आया वे एक रूइन के अंदर है और इसका मतलब साफ था, यहाँ कहीं ना कहीं हिडन वेपन्स और ट्रेजर्स जरूर होंगे। साथ ही ट्रैप्स और गार्डियंस भी होने की पूरी संभावना थी। उसने थंडर हैमर निकाला और एक पॉसिबिलिटी के बारे में सोचा, क्या वह इस रूइन का रूलर बन चुका है? क्योंकि एनविल की पावर सिर्फ इसी जगह काम करती है, लेकिन यहाँ ये एब्सोल्यूट पावर बन जाती है। मतलब पूरे रूइन पर उसका कंट्रोल हो सकता है। सीधे शब्दों में उसे इस पूरे डंजन का एक तरह का फ्री पास मिल गया था। करैक जमीन पर आराम से सो रहा था। शत्रा ने उसे जगा दिया और अपने साथ चलने को कहा। टॉर्च की रोशनी में वे आगे बढ़े। करैक थोड़ा हेजिटेंट था।
उसने पूछा, क्या सच में ऐसे ही अंदर घुस जाना सही है? कहीं कुछ गलत हो गया तो? शतरा ने कॉन्फिडेंटली कहा, उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस जगह पर अब वो खुद रूलर है। उसने समझाया, ये एक रूइन है, तो यहाँ अच्छे वेपन्स मिलने के चांसेस है। करैक ने उसकी बात मान ली। शतरा ने एक कमरे का दरवाजा खोला। अंदर का दृश्य देखकर करैक हक्का बक्का रह गया। वहां एक विशाल मॉन्स्टर खड़ा था। शतरा ने कोमली कहा, यह बस एक आर्क गोलेम है जो ग्रिफिन के फॉर्म में है। करैक को कुछ समझ नहीं आया, तो उसने इसे बस एक बेहद खतरनाक मॉन्स्टर मान लिया। सच में अगर वे बिना सोचे समझे यहां घुस जाते तो वही मारे जाते। करैक ने घबराकर कहा, ऐसी अपशकुनी बातें मत बोलो और जल्दी यहां से निकलते हैं। करैक उस विशाल मॉन्स्टर की प्रेजेंस से डर गया था। वो साफ कह रहा था कि अगर हो सके तो ऐसे मॉन्स्टर से लड़ाई अवॉइड ही करनी चाहिए। शतरा ने उसे छेड़ा, डरपोक है। करैक ने तुरंत जवाब दिया, वो डरपोक नहीं है, बस कॉशियस है। वे आगे बढ़े और एक और कमरे में पहुंचे। इस बार करैक की आंखें चमक उठी। कमरा पूरा ट्रेजर से भरा हुआ था। वो उत्साहित होकर एक शानदार आर्मर उठाकर शतरा को दिखाने लगा। शतरा ने देखा और कहा, यह उस पर अच्छा लगेगा। उसे उस आर्मर से हल्की माना फील हो रही थी, मतलब ये मैजिक आर्मर था। उसने करैक से पूछा, क्या वो इसे लेना चाहता है? करैक खुशी से उछल पड़ा। क्या वो सच में इसे रख सकता है? शतरा ने हाँ कहा। वैसे भी ये उसके लिए बहुत बड़ा था। करैक ने दिन से उसका धन्यवाद किया। फिर शतरा की नज़र कुछ गोल्ड कॉइन्स पर पड़ी। वो सोचने लगा, इन पुराने सिक्कों का क्या काम होगा। फिर उसने फैसला किया, जो भी काम की चीजें हैं सब इन्वेंट्री में स्टोर कर लेता है। उसने कैरिक को भी कहा, जितना उठा सकता है उठा ले। तभी उसे एक ट्रेजर चेस्ट दिखा। क्यूरियोसिटी में उसने उसे खोल दिया, लेकिन जैसे ही खोला वो अलर्ट हो गया। एक छुपा हुआ दरवाजा खुल गया था। ये एक हिडन स्पेस था। अब उसकी एक्साइटमेंट और बढ़ गई। अंदर क्या होगा? वो अंदर गया। एक पैसेज पार करने के बाद एक बड़ा चेम्बर सामने आया। तभी किसी ने उसे पुकारा। उसने सेंटर की तरफ देखा। वहां एक स्ट्रांग माना महसूस हो रही थी। अजीब बात, ये पहली बार देखने के बावजूद उसे फेमिलियर लग रहा था। नाम अपने आप उसके दिमाग में उभरा, एंकिडो। वहां रखा था एंकिडो का गॉन्टलेट, जिसका नाम था अर्थक्वेकर। शतरा उसे ध्यान से देखने लगा। तभी गॉन्टलेट ने उसे पुकारा, कॉन्क्वेस्ट के बहादुर नाइट। वो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा और उसे उठा लिया। जैसे ही उसने उसे छुआ, सिस्टम ने तुरंत वार्निंग दी। उसका लेवल, माना, स्ट्रेंथ और मेंटल स्ट्रेंथ अभी इसे यूज करने के लिए काफी नहीं है। शतरा समझ गया, वो अभी इसे प्रॉपरली वेल्ड नहीं कर सकता। तभी गॉन्टलेट चमकने लगा और उसने उसे परमिशन दे दी। सिस्टम ने नोटिफाई किया, अर्थक्वेकर ने उसे अपना मास्टर मान लिया है। यूजर बदल गया। अब वो शतरा था। शतरा का हाथ चमकने लगा। जैसे ही उसने गॉन्टलेट पहना, उसे तेज दर्द महसूस हुआ। वो दर्द झेल पा रहा था, किसी तरह खुद को संभाले रखा। उसे सुकून था कि उस चीज ने उसे अपना मास्टर मान लिया था। उसकी स्ट्रेंथ, मना और एंड्योरेंस तीनों में +10 का सीधा बूस्ट आ गया था। उसे उम्मीद नहीं थी कि सिर्फ उसे इक्विप करने से स्टैट्स इतना ऊपर चले जाएंगे। उसने तुरंत इमेजिन कर लिया, अगर लेवल और बढ़ा तो उसका पावर कहां तक जाएगा। वो जेन्युइनली खुश था। ये आइटम उसकी एक्सपेक्टेशन से भी ज्यादा पावरफुल निकला। तभी अचानक कैरिक उसके पीछे प्रकट हो गया। उसने सीधा पूछा, अभी क्या हुआ? शतरा एकदम से चौंक गया। उसने पूछा, तू कब से यहां खड़ा है? ओगर ने शांत होकर जवाब दिया, मैंने सब देखा। तूने कहीं से एक गॉन्टलेट निकाला। ये सुनकर वो अंदर से टेंस हो गया। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि कैरिक सब देख लेगा। अगर उसका इन्वेंट्री वाला सीक्रेट बाहर आ गया तो ये सीधा सिरदर्द बनने वाला था। कैरिक ने उसकी हालत समझ ली। वो बोला, जो भी है, अगर लोगों को पता चला तो बस परेशानी ही होगी। फिर उसने साफ कहा, ये बात सिर्फ हम दोनों के बीच रहेगी। उसकी आवाज में पूरा भरोसा था। वो इस सीक्रेट को अपनी मौत तक ले जाने के लिए तैयार था। शतरा ये सुनकर सच में टच हो गया। कैरिक ने माहौल बदलते हुए कहा, अब वापस चलते हैं। जो चाहिए था मिल चुका है। उसने थोड़ा अनईजी होकर जोड़ा, ये जगह अजीब लग रही है। अच्छा फीलिंग नहीं आ रहा। शतरा ने भी सहमति में सिर हिला दिया। हाँ, वापस चलते हैं। दोनों ट्रेजर से भरे कमरे से गुजरने लगे, लेकिन चलते चलते अचानक उसकी नजर एक चीज पर अटक गई। वो रुक गया। उसने कैरिक से कहा, जरा रुक। ओगर ने भौहें सिकोड़कर पूछा, अब क्या मिला? शतरा ने सामने इशारा किया, लेकिन कैरिक को कुछ समझ ही नहीं आया। क्या देख रहा है तू? शतरा ने कॉन्फिडेंट होकर कहा, जो हमें चाहिए था वो यही है। कुछ देर बाद उन्होंने फेलिसिया को पोषण पिलाया। उसका शरीर हल्के ग्लो से चमकने लगा और धीरे धीरे उसने होश वापस पा लिया।
शुत्र ने झुककर पूछा, अब ठीक हो? होश में आ गई? केटलिन ने राहत की सांस ली। उसके चेहरे पर साफ रिलीफ था। फेलिसिया ने धीमे से पूछा, क्या हुआ था? केटलिन ने बताया, शुत्र एक मना रिकवरी पोशन लाया था। फेलिसिया ने तुरंत पूछा, कहाँ से मिला? शुत्र ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, तुम लोग भूल गए हम कहाँ हैं? फेलिसिया को याद आया, हम रूइंस में हैं। शुत्र ने उसकी बात आगे बढ़ाई, और मैं इन रूइंस का रूलर हूं। उसने उसे आराम करने को कहा, अभी रेस्ट करो। जब पूरी तरह उठोगी तुम्हारा मना प्रॉपर्ली रिस्टोर हो जाएगा। फेलिसिया ने धीरे से थैंक यू कहा, लेकिन ऐसा लगा जैसे उसने ठीक से सुना ही नहीं। तो उसने फिर से थैंक यू कहा, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर हल्की सी शर्म साफ दिख रही थी। सुबह होते ही बंदल ने दूर से ही आवाज लगाई, आखिरकार तुम लोग वापस आ गए। उसे उन्हें देखकर सच में खुशी हुई। वो शुरू से ही कॉन्फिडेंट था कि ये लोग सफल होकर लौटेंगे। उसने सबके काम की खुलकर तारीफ की। तभी क्रिस ने हल्का सा खंखारा, जैसे कुछ कहना चाहता हो। शुत्र की नजर तुरंत उस पर गई। क्रिस थोड़ा ऑकवर्ड लग रहा था। उसके गाल हल्के लाल हो गए थे। फिर उसने फेलिसिया की तरफ देखते हुए कहा, तुमने बहुत अच्छा काम किया। फेलिसिया ने उसी अपने एरोगेंट अंदाज में जवाब दिया, ये तो कुछ भी नहीं था। शुत्र ये सब देख रहा था। उसके चेहरे पर हल्की सी स्मर्क आ गई। ये मोमेंट थोड़ा सिंपल था, लेकिन वार्म भी। क्रिस ने फिर कहा, तुम लोग जाकर आराम करो, यहां की क्लीन अप हम संभाल लेंगे। शुत्र ये सुनकर थोड़ा हैरान हो गया, मतलब अभी खत्म नहीं हुआ? क्रिस ने समझाया, स्कारलेट लाइटनिंग ट्राइब के कुछ बचे हुए लोग अभी भी जिंदा हैं। ज्यादा से ज्यादा आधे महीने में सब खत्म हो जाएगा। शुत्र ने अपने दिमाग में तुरंत कैलकुलेट किया, आधा महीना मतलब सीधा वेकेशन। लेकिन केटलिन ने उसकी ये फैंटेसी वहीं तोड़ दी। वो उसके पास झुककर धीरे से बोली, वेकेशन माय एस। उसकी ये बात सुनकर शुत्र थोड़ा ब्लश कर गया। केटलिन ने उसी लाल चेहरे के साथ आगे कहा, तेरे साथ अभी मेरा काम बाकी है। तेज धूप वाला दिन था और शुत्र केटलिन के पंचेस खा रहा था। उसका हर वार सीधा बॉडी पर पड़ रहा था। केटलिन ने उसे याद दिलाया, अगर खुद को संभाला नहीं तो और ज्यादा भुगतना पड़ेगा। जल्दी उठ, टाइम वेस्ट मत कर। लेकिन उस हालत में शुत्र के लिए हिलना भी मुश्किल हो रहा था। उसे पहले से अंदाजा था कि ये ट्रेनिंग टफ होगी, लेकिन ये जितना ब्रूटल निकली उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा था। केटलिन जिस काम की बात कर रही थी वो था बीस्ट फिस्ट आर्ट ट्रेनिंग। पहले 5 दिनों तक उसे ऐसा लगा जैसे वो कुछ सीख ही नहीं रहा, बस पिट रहा है, हर दिन सिर्फ मार खाना। लेकिन एक हफ्ते के बाद कुछ बदलने लगा। अब उसे केटलिन के पंचेस दिखने लगे थे। पहले जो अटैक्स इनविजिबल जैसे लगते थे, अब वो ट्रैक कर पा रहा था। और ऐसे ही ट्रेनिंग का 11वां दिन आ गया। वो फिर से केटलिन के सामने खड़ा था। केटलिन ने ध्यान से उसे देखा। अब वो पहले से काफी बेहतर तरीके से उसके साथ पेस बना रहा था। उसने कहा, लगता है अब तू ठीक ठाक पकड़ बना रहा है। शुत्र ने हल्का सा हंसकर जवाब दिया, इतनी मार खाने के बाद तो होना ही था। अपने अंदर वो समझ चुका था, इस डेली स्पेशल ट्रेनिंग की वजह से उसका बीस्ट फिस्ट आर्ट और ऑरा दोनों लेवल 5 तक पहुंच चुके थे। और अब वो पहले जैसा नहीं रहा था। केटलिन ने उसे ध्यान से देखा, फिर बोली, अब तू तैयार है बीस्ट गॉडफिस्ट आर्ट शुरू करने के लिए? ये सुनते ही शुत्र के अंदर एक्साइटमेंट उछल गया। केटलिन ने साफ कहा, मैं सच में इम्प्रेस्ड हूं। इतनी जल्दी सीखने वाला मैंने पहले कभी नहीं देखा। शुत्र के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ गई। आखिरकार वो उस चीज तक पहुंच गया था जिसके लिए वो इतना कुछ झेल रहा था। लाइकनथ्रोप्स की सीक्रेट टेक्निक बीस्ट गॉडफिस्ट आर्ट। अब ट्रेनिंग अगले लेवल पर जाने वाली थी। केटलिन ने कहा, अब मैं तुझे ऑरा को यूज करने का एक नया तरीका सिखाऊंगी। उसने उसका हाथ पकड़ लिया। उसकी पकड़ मजबूत थी, स्टेडी। वो बोली, कुछ भी मिस मत करना, ध्यान से फॉलो करना। फिर उसने पूछा, समझ आया? शुत्र ने बिना हेजिटेशन के जवाब दिया, हाँ। अगले ही पल उन दोनों के हाथ ग्लो करने लगे। नीली रोशनी एकदम से फैल गई और शुत्र को पूरी तरह घेर लिया। उसे साफ महसूस हो रहा था, ये केटलिन का ऑरा है और वो उसे गाइड कर रहा था। ये बीस्ट फिस्ट आर्ट जैसा था, लेकिन फिर भी अलग। जितना वो अंदर जाता गया उतना उसे ऑरा की डेप्थ महसूस होने लगी। ऑरा, जीवन की असली शक्ति। जब इसे एक्सट्रीम तक पुश किया जाए तो ये आत्मा, सोल की ताकत जैसा बन जाता है। उसकी चेतना, कॉन्शियसनेस धीरे धीरे बहने लगी और उसी दौरान उसका ध्यान अपने स्किल कॉन्क्वेस्ट पर गया। कॉन्क्वेस्ट, जीतना, दबाना और सामने वाले को झुकाना। एक रॉ, डोमिनेटिंग, फेरोशियस पावर। उसे महसूस हुआ जैसे वो पानी के अंदर डूबा हुआ है, चारों तरफ बस गहराई ही गहराई। उसने सोचा, क्या यही असली ऑरा है? रोशनी और तेज हो गई। नीला प्रकाश अब और घना हो चुका था। तभी सिस्टम ने नोटिफाई किया, बीस्ट फिस्ट आर्ट और ऑरा दोनों का लेवल बढ़ गया है। केटलिन खुद हैरान रह गई। उसने कर दिखाया था।
अब ऑरा उसके हाथों को कवर कर रहा था, जैसे एनर्जी का लेयर चढ़ गया हो। फिर सिस्टम की आवाज आई, बैकहैंड इंडेक्स पॉइंटिंग राइट बीस्ट गार्ड फिस्ट आर्ट लेवल 1 एक्वायर्ड। शुत्र ने तुरंत सोच लिया, बैकहैंड इंडेक्स पॉइंटिंग राइट बीस्ट गार्ड फिस्ट आर्ट प्लस अर्थक्वेकर। उसने अपने हाथ से ऑरा रिलीज किया। अगले ही पल एक जोरदार हवा का झोंका निकला और जमीन पर एक साफ डेंट बन गया। इंपैक्ट छोटा नहीं था। फिर सिस्टम ने अपडेट दिया, बैकहैंड इंडेक्स पॉइंटिंग राइट लेवल अप लेवल 14। शुत्र के अंदर एक क्लियर रियलाइजेशन आया, अब असली शुरुआत हुई है। लेकिन उसे ये पता ही नहीं चला, कोई उन्हें देख रहा था। दूर खड़ा बंडल सब ऑब्जर्व कर रहा था। उसके चेहरे पर एक संतुष्ट मुस्कान थी। अगली सुबह शुत्र और केटलिन साथ में ब्रेकफास्ट कर रहे थे। शांत माहौल था, लेकिन शुत्र के दिमाग में एक सवाल घूम रहा था। वो फेलिसिया के बारे में जानना चाहता था। उसने सीधा पूछ लिया, फेलिसिया और क्रिस के बीच ऐसा क्यों है? उसकी नजर में फेलिसिया एक की एलाई थी जिसे उसे अपने साइड में लाना था, बिल्कुल क्रिस की तरह। लेकिन अगर उनके बीच का रिश्ता ऐसा ही स्ट्रेन्ड रहा तो ये आगे चलकर सीधा प्रॉब्लम बन सकता था। शुत्र ने नोटिस किया था, उनके बीच कोई खुली दुश्मनी नहीं थी, पर एक साफ दूरी जरूर थी। केटलिन ने समझाते हुए कहा, ऐसा नहीं है कि उनके बीच कोई डायरेक्ट इंसिडेंट हुआ हो। वो खुद भी पूरी तरह श्योर नहीं थी, लेकिन उसने अंदाजा लगाया, शायद इसका कनेक्शन क्रिस और सिल्विन से है। जैसे ही शुत्र ने वो नाम दोहराया, सिल्विन, केटलिन तुरंत उसे डांट बैठी। नाम ऐसे कैजुअली मत लिया कर, चाहे वो यहां हो या ना हो। शुत्र ने तुरंत माफी मांगी, सॉरी, बस थोड़ा सरप्राइज हो गया था। फेलिसिया का ट्विन ब्रदर, बैकहैंड इंडेक्स पॉइंटिंग राइट सिल्विन ड्यूमब्लेड। जब वो ज़ेफियर बनकर गेम खेलता था तो सिल्विन एक बेहद ट्रबलसम अपोनेंट था। शुत्र ने फिर पूछा, क्या क्रिस और सिल्विन के बीच कोई प्रॉब्लम है? लेकिन उसी समय टेंट का पर्दा अचानक खुला और क्रिस अंदर आ गया। दोनों हल्का सा चौंक गए। केटलिन ने पूछा, इतनी जल्दी क्या हुआ? क्रिस ने सीधे कहा, अपना सामान पैक करो, काम उम्मीद से जल्दी खत्म हो गया है। हम आज दोपहर ही निकल रहे हैं। शुत्र ने पूछा, कहाँ जा रहे हैं? क्रिस ने उसे देखा, जैसे यकीन ही नहीं हो रहा हो कि वो ये सवाल पूछ रहा है। सच में पूछ रहा है। फिर उसने साफ कहा, काम खत्म हो गया है तो रिपोर्ट देना पड़ेगा। चलने से पहले बंडल ने शुत्र से हाथ मिलाया। उसने इस बार प्रिंस और प्रिंसेस दोनों की मेहनत को एक्नॉलेज किया। फिर उसने कहा, नोवे प्रिंस, अगली बार मिलने का इंतजार रहेगा। शुत्र ने भी उतने ही कॉन्फिडेंस से जवाब दिया, मैं भी इंतजार करूंगा। क्रिस ने पूछा, सब रेडी हैं? शुत्र ने सिर हिलाया, हाँ। और फिर वे निकल पड़े। उनका अगला डेस्टिनेशन था डीमन किंग का कैसल। उधर कैसल में माहौल अजीब था, भारी, दबाव भरा, ऑलमोस्ट डरावना। सिंहासन पर कोई बैठा था, एक विशाल कद का आदमी, पूरी आर्मोर में ढका हुआ। उसकी मौजूदगी ही इनफ थी माहौल को भारी बनाने के लिए। डीमन किंग के कैसल तक वापस जाने का सफर सरप्राइजिंगली सीधा था। पहला स्टेप, एक टेलीपोर्टेशन सर्कल तक पहुंचना जो लॉन्ग डिस्टेंस स्पेशल मूवमेंट कर सकता था। फिर ट्रांसफर मैजिक यूज करके सीधे कैसल में पहुंचना। नियरेस्ट टेलीपोर्टेशन सर्कल तक पहुंचने में करीब 3 दिन लगने वाले थे, और ये कोई आरामदायक सफर नहीं था। बीच में कहीं रुकने का प्लान ही नहीं था। मतलब साफ था, ये एक नॉन स्टॉप लगातार आगे बढ़ने वाला जर्नी था। खुले आसमान के नीचे एक और रात गुजारना तय हो गया। कल तक वो लोग डीमन किंग के कैसल पहुंचने वाले थे, और ये सोचकर शुत्रा के अंदर हल्की सी घबराहट थी। अभी के समय में डीमन किंग का कैसल 3 बड़े फैक्शंस में बंटा हुआ था। पहला, सेकंड प्रिंस ज़ेफिर रैग्नारोस, डीमन किंग का दूसरा बेटा और शुत्रा का सबसे बड़ा दुश्मन। दूसरा, फर्स्ट प्रिंस बालरानोस। तीसरा, फोर्थ प्रिंसेस एनास्टेशिया नेक्रियन। यहां एक बात साफ थी, गद्दी की लड़ाई में कौन पहले पैदा हुआ इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसने ज्यादा अचीवमेंट्स जमा किए, जिसने अपनी एबिलिटी सबसे ऊपर साबित की, वही सबसे ऊपर माना जाता था। यही उनका सिस्टम था। बाल और ज़ेफिर दोनों सगे भाई थे। उनकी ताकत भी लगभग बराबर थी। दोनों ने अपनी मां की साइड से ड्रकोनियन क्लैन का खून इनहेरिट किया था, जिसकी वजह से उनकी पावर लेवल खुद ही इनसेन थी। फिर भी अगर किसी एक को एयर चुनना पड़े तो बाल, जो नेचर में ज्यादा बैलेंस्ड और स्टेबल था, शायद बेहतर चॉइस होता। लेकिन शुत्रा ये सब जानता था, ये चॉइस, ये कंपैरिजन सब बेकार है, क्योंकि एक खास दिन के बाद सब कुछ बदलने वाला है। इसीलिए उसे हर पॉसिबल चीज के लिए तैयार रहना था। उसकी पहली प्रायोरिटी साफ थी, अपना लेवल बढ़ाना, ताकि वो अर्थक्वेकर को पूरी तरह यूज कर सके और अपनी नई पावर को मैक्सिमम तक पुश कर सके। साथ ही एक और चीज थी जो उसे टेस्ट करनी थी, किंग्स नाइट। उसने तुरंत स्किल एक्टिवेट किया
और उसी पल एक नाइट ऑर्डर क्रिएट हो गया। पहले उसे लगा यह बस एक सिंपल समनिंग स्किल है, लेकिन सिस्टम ने जब डिटेल्स दिखाई तो मामला अलग ही निकला। पोजीशन नाइट कमांडर खुद शुत्रा, मेंबर्स 0 और 2, कोई नाइट अभी मौजूद नहीं था, ट्रेनिंग में भी कोई नहीं। अवेलेबल स्किल्स नाइट ऑर्डर लेवल 1, इसके नीचे नाइट्स ब्लेसिंग, ये HP इंक्रीज करता है, और सबसे ऊपर स्पेशल स्किल समन लेवल 1, इससे वो नाइट कमांडर को समन कर सकता था, लेकिन लिमिट हर 3 दिन में सिर्फ एक बार। शुत्रा ने तुरंत समझ लिया ये कोई साधारण स्किल नहीं है, ये तो पूरा गिल्ड सिस्टम जैसा है। वो जेन्युइनली हैरान रह गया, लेवल 1 पर ही ये इतना ब्रोकन है तो आगे जाकर ये कितना डेंजरस बनेगा, उसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं था, और यही सोचकर उसके अंदर एक्साइटमेंट और बढ़ गया। आखिरकार कारक उसे ढूंढ ही लिया, जैसे ही मिला सीधा डांट पड़ा। सो क्यों नहीं रहा? वो लगातार उसे बोलता रहा, अगर सुबह जल्दी निकलना है तो जल्दी सोना भी पड़ेगा, चल जल्दी आ। लेकिन शुत्रा ने उल्टा जवाब दिया, तू बिल्कुल सही टाइम पर आया है। उसने उसे बुलाया, मेरे साथ एक एक्सपेरिमेंट ट्राई करेगा? करक थोड़ा चौंक गया, कौन सा एक्सपेरिमेंट? चांदनी रात के नीचे। शुत्रा ने उसे देखा और भारी आवाज में कहा, माइटी ओगर वॉरियर करक। उसने अपना स्वॉर्ड उठाया और उसी पल करक को अपना नाइट अपॉइंट कर दिया। अचानक करक का शरीर हल्के ग्लो से चमकने लगा। उसे अजीब सा महसूस हुआ, जैसे उसकी लॉयल्टी शुत्रा के लिए और बढ़ गई हो। सिर्फ फीलिंग नहीं, उसकी स्ट्रेंथ भी क्लियरली बढ़ रही थी। करक लेवल 24 बन गया, नाइट कमांडर प्लस रैंक 1 सोल्जर। शुत्रा का एक्सपेरिमेंट काम कर गया। वो अंदर से इतना खुश था जैसे जैकपॉट लग गया हो। करक खुद समझ नहीं पा रहा था कि यह क्या हुआ, लेकिन उसे साफ महसूस हो रहा था, उसकी ताकत ओवरफ्लो कर रही है, और उसे यह अच्छा लग रहा था। शुत्रा ने सीधा पूछा, दुनिया का सबसे ताकतवर ओगर बनना है? एक्साइटमेंट में वो खुद ही बड़बड़ाने लगा, मैं तुझे नाइट सागा का सबसे खतरनाक ओगर एम्परर बना दूंगा। करक ने उसे अजीब नजरों से देखा, तुझे कुछ हुआ है क्या? अगले दिन वे लोग एक टावर पर पहुंचे जहां टेलीपोर्टेशन डिवाइस मौजूद था। क्रिस और बाकी सब उसके पास गए। उसने पूछा, सब तैयार है? शुत्रा ने जवाब दिया, हाँ। सब लोग मैजिक सर्कल के अंदर गए और अगले ही पल टेलीपोर्ट हो गए। रोशनी आसमान की तरफ शूट हुई और अचानक शुत्रा को ऐसा महसूस हुआ जैसे वो गिर रहा है, सीधा सिर के बल। उसका दिल एक पल के लिए रुक गया, लेकिन अगले ही सेकंड सब कुछ नॉर्मल हो गया। वो सेफली पहुंच चुके थे। कैटलिन ने पूछा, ठीक है? शुत्रा ने सिर हिलाया, हाँ। तभी किसी ने फिलिशिया को आवाज दी, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। ये उसके अटेंडेंट्स थे। फिलिशिया उनसे कैजुअली बात करने लगी, खुश होकर। शुत्रा ये सब देख रहा था। उसे ये पूरा सीन एक फैन क्लब जैसा लगा। उसने पूछा, ये सब उसके अटेंडेंट्स और सबऑर्डिनेट्स हैं? तभी कोई क्रिस और कैटलिन के पास आया, उन्हें फॉर्मली वेलकम करने के लिए। शुत्रा ने चारों तरफ देखा, उसके लिए कोई नहीं आया। उसी समय पास खड़े कुछ डार्क एल्व्स उसके बारे में धीरे धीरे बातें करने लगे। फिर हल्की हंसी, सीधा मजाक, और उसी पल शुत्रा को साफ समझ आ गया डीमन किंग के कैसल में उसकी करंट पोजीशन क्या है। लेकिन शुत्रा को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, यह सब उसी के एक्सपेक्टेशंस के अंदर था। उसने करक की तरफ देखा और पूछा, तैयार है? अब से हम धीरे धीरे सब कुछ बदलेंगे, एक एक स्टेप करके। डीमन किंग के कैसल के अंदर एक पुराना सा कमरा जो ज्यादा स्टोरेज जैसा लग रहा था, वही शुत्रा और करक का रहने का ठिकाना बना। लेकिन शुत्रा फिर भी थैंकफुल था कि कम से कम एक रूम तो मिला। करक ने सामान खोलना शुरू करने के बारे में सोचा। तभी उसे याद आया, ऑफिशियल इवेंट स्केड्यूल कल से शुरू होने वाला है। आज तक उन्हें पूरी फ्रीडम थी कि वो अपना टाइम जैसे चाहे स्पेंड करे। शुत्रा ने हल्का सा ताना मारा, मतलब हमें बस यहां सड़ने के लिए छोड़ दिया गया है। अचानक नॉक नॉक दरवाजे पर दस्तक हुई। करक ने दरवाजा खोला। सामने खड़ी थी एक औरत जिसने खुद को इंट्रोड्यूस किया, फ्लोरा सेवेंस वार्ड, डीमन किंग कैसल, रियल एस्टेट मैनेजमेंट ब्यूरो। शुत्रा ने भाव उठाकर पूछा, इतने बड़े ऑफिस से कोई इस खटारा जगह पर क्यों आया है? फ्लोरा ने सीधा जवाब दिया, आपका पब्लिक मेरिट लेवल बढ़ गया है, इसीलिए अब आप नई रेजिडेंस चुनने के एलिजिबल है। तभी एक और लड़की आगे आई, इजाबेला, ऑफिस ऑफ पब्लिक मेरिट्स। शुत्रा ने कंफर्म करने के लिए पूछा, तो मैं सच में नया रेजिडेंस ले सकता हूं? इजाबेला ने बिना डिले के कहा, आप सही जगह आए हैं। उसने तुरंत एक स्क्रीन एक्टिवेट की।
सिस्टम ने डिटेल्स दिखानी शुरू की। लेटेस्ट कॉन्क्वेस्ट कंप्लीट होने के बाद शुत्रा का मेरिट लेवल बढ़कर लेवल 5 हो गया था। टोटल मेरिट पॉइंट्स 15,000। फिर सिस्टम ने उसकी अचीवमेंट्स एक एक करके दिखाई। ड्वार्व्स की हिडन माइन ढूंढना, उससे जुड़ा पोर्टल अनकवर करना, स्कारलेट लाइटनिंग ट्राइब के चीफ और उसकी एलीट यूनिट को क्रश करना, पर्सनली एक्सिक्यूशन करना, 7th प्रिंसेस फिलिशिया डूमब्लेड को रेस्क्यू करना, ट्राइब के मेन स्ट्रांगहोल्ड पर फ्रंटल असॉल्ट लीड करना, लेजेंडरी थंडरबर्थ एनविल को क्लेम करना और आखिर में पूरी स्कारलेट लाइटनिंग ट्राइब को अपने रूल के नीचे लाना। अचीवमेंट्स के बाद रिवॉर्ड्स तुरंत सामने आ गए। डीमन किंग कैसल के नए सेक्शंस अब उसके लिए अनलॉक हो गए और उसका मंथली स्टाइपेंड सीधा जंप मार गया, 5 गोल्ड से बढ़कर 500 गोल्ड। ये अब वही शुत्रा नहीं था जिसे कोई सीरियसली नहीं लेता था।